चलो बात ना करो, सुनो, बात ना करो, सुन लो। 1 घंटा हमारे पास इसे समझने के लिए कि नागरिक, कोई बात नहीं, नागरिकता देखो क्या हो, सिटीजनशिप किस चीज को, सिटीजनशिप किस चीज को क्या बोला गया। देखो नया चैप्टर हमारे पास ये नागरिकता, सिटीजनशिप क्या हो, किस चीज को देखते हैं हम, सिटीजनशिप किसे कहते हैं। मैं यहाँ की सिटीजनशिप लेने वाला हूँ, नहीं मैं यहाँ का नागरिक हो नहीं हूँ, तुम भारत के नागरिक हो नहीं हो। संविधान आजाद होने, संविधान आने से पहले क्या तुम भारत के नागरिक थे? तो थे किस स्तर पर तुम नागरिक? किसने कहा तुम नागरिक हो यहाँ की? या धोखे से नागरिक बनाया गया तुम? कैसे 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 नागरिकता मिलती है, कैसे सिटीजनशिप मिलती है, कैसे नागरिकता चली जाती है? नागरिकता के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से प्रोविजन डाल रखे? अनुच्छेद भाग 2 भारतीय संविधान के अंदर जब बनाया गया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया, उसके अंदर 22 पार्ट डाले गए, उस 22 चैप्टर में बांट चुके एक प्रकार से। ये हमारे पास दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सेकंड चैप्टर भी है, बस दूसरा भाग भी है। सेकंड चैप्टर को दूसरा ही भाग बोल रहे हैं। क्या हो रहा है? काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं। ठीक, अब भी नहीं आ रहा, बात ना करो, समझ गए? यही समझना हम, ये इसी चीज को हमें समझना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर कौन से आर्टिकल के अंदर से लेकर कहां तक नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता कैसे मिलती है, क्या क्या नागरिकता के लिए कौन कौन से कानून, क्या क्या बदलाव करे गए, समझ में सारे लॉ से संबंधित जितने भी पेपर में सवाल क्या बनते हैं। अल्टीमेट गोल एक ही है हमारा, पेपर में सवाल क्या बनते हैं, छोटे पेपर से लेकर सिविल सर्विस तक। ठीक है, इस चैप्टर तक कितने सवाल बनते हैं, बात समझ में नहीं है? और एक एक करके बात कर लेते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो टोटल पार्ट है वो कितने हैं? 22। दो हमारे संविधान के अंदर 22 भाग, 22 भाग के अंदर जो दूसरा भाग है यानी सेकंड पार्ट, उस सेकंड पार्ट के अंदर अनुच्छेद 5 से लेकर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर कहां तक? 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है, प्रोविजन डाला गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। याद रहेगी बात है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया, सिटीजनशिप का प्रोविजन डाला रखा किसने? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। समझने की बात है, जो संविधान निर्माता थे हमारे। याद रहेगी बात है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, और इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, इसकी खास बात क्या है, ये देखो देखो भाग कौन सा भाग होगा हमारे पास? 2। ओए 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 ओए, बताओ कौन सा कलर चाहिए? रेड। कौन सा होगा हमारे पास? भाग 2। नागरिकता संबंधित जितने प्रावधान है उनका उल्लेख कौन से भाग में? भाग 2 में। नागरिक भारत की संसद नागरिकता से संबंधित बिंदुओं पर कानून बनाने की शक्ति रखती है, ये अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ। अगर कुछ भी कानून में बदलाव करना पड़ गया, 5 से लेकर 11 तक, 5 में कुछ और लिखा हुआ, 6 में कुछ और लिखा हुआ, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, फिर तक कभी नहीं पूछने का कि 5 में क्या लिखा हुआ, 6 में क्या लिखा हुआ, 7 में क्या लिखा हुआ। ठीक है, नहीं ऑर्डर में कभी नहीं पूछने का कि 7वें में क्या लिखा हुआ, 8वें में। बस तुम इतना याद रख लो 5 से लेकर 11 तक जो नागरिकता की बात कर रखी है। और जो 11वें नंबर का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, 11वें नंबर के आर्टिकल में बात लिखी हुई, कल को कोई भी कानून बना गया नागरिकता से संबंधित, चलो मैं कहने लगा हूं मुझे भारत की नागरिकता छोड़नी, तो कैसे मैं नागरिकता छोड़ सकता हूं? इससे संबंधित कोई कानून बनाना, मुझे भारत, मेरी नागरिकता है, हाँ मैं रहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने दुबई की नागरिकता भी ले रखी, मैंने ब्रिटेन की नागरिकता भी ले रखी, मैंने अमेरिका की नागरिकता ले रही, यार मैं नहीं हूं इस देश में रहने लायक, भगाओ मुझे। सही बात है, तो मुझे कौन भगागा? मुझे भगागा भारत के संविधान का जो कानून बना रखा हुआ। कानून कहां बनाया जा रहा है? संसद के, पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट के पास पावर है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल हमारे पास 11, आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 ने दी पावर, दी किसे दी? पार्लियामेंट को दी, शक्ति दी, ताकत दी। क्या कहा? कानून बना सकते हो तुम, बनाओ, एक्ट बनाओ, लॉ बनाओ। समझ बात है? किससे संबंधित? सिटीजनशिप से संबंधित, नागरिकता से संबंधित। समझ बात है? एक तो हो नागरिकता, एक तो हमारे पास नागरिकता हो, एक राष्ट्रीयता हो। तो एक तो नागरिकता हो, एक राष्ट्रीयता, राष्ट्र एक तो नागरिकता हो, एक राष्ट्रीयता हो। एक तो हमारे पास सिटीजनशिप, एक तो नेशनलिटी। सही बात है? तो कौन सी सिटीजनशिप है? जब तुम फॉर्म भरोगे ना, किसी भी चीज का फॉर्म भरोगे, तो वहां सिटीजनशिप पर तुम्हें डालना पड़ा कहां के नागरिक हो तुम, नागरिक, और नेशनलिटी क्या तुम्हारी, नहीं राष्ट्रीयता क्या तुम्हारी, इंडियन डालना पड़ा, तो हम समझेंगे कौन सी चीज को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, कौन सी चीज को नागरिकता कहते हैं। बात समझ में आई? कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पता लग चुका? क्योंकि सारा खेल भाई लिखने का भी आगे लिखना भी पड़ सका ना, तो इस हिसाब से नोट तैयार कराया। अब हम बात करते हैं ये क्या भला हो, किस चीज को हम सिटीजनशिप कहते हैं? क्या हो सिटीजनशिप हमारे पास? नागरिकता हो क्या? किस चीज को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, किस चीज को सिटीजनशिप कहते हैं, किस चीज को हम नेशनलिटी कहते हैं, राष्ट्रीयता किसे कहते हैं? इसमें क्या हो? स्टेट, स्टेट मतलब राज्य, राज्य मतलब सरकार। ठीक, व्यक्तियों के मध्य वैधानिक संबंध राष्ट्रीय विधि के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं तुम। एक तो हमारे पास राज्य में तो होगा, मैं हूं यहाँ का नागरिक, समझे? अगर मैं व्यक्ति हो गया और राज्य हो गया, हमारे बीच में जो संबंध होगा ना, उसकी जो बुनियाद होगी
वो क्या होगा, हमारे पास वैधानिक संबंध होंगे, राष्ट्रीय विधि के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। राष्ट्र का मतलब हमारे देश के अंदर कोई कानून बना रखा हो, उसके आधार पर हमारे बीच में संबंध। सही बात, उस कानून में जो बात लिखी हुई होगी, हमारी पार्लियामेंट ना, हमारी संसद ने एक कानून बना रखा होगा, उस कानून के आधार पर मेरे बीच में और सरकार के बीच में एक वैधानिक संबंध होगा, लीगल एग्रीमेंट होगा। सही बात है, लीगल रिलेशनशिप होगा, उसी चीज को हम सिटीजनशिप कहते हैं। अच्छी तरह आगे भी डिफाइन करूंगा, पहले से समझ लो। इसमें क्या हो, राज्य हो गया, राज्य मतलब स्टेट, स्टेट का मतलब ये नहीं है हमारे पास ये उत्तराखंड यूपी इनकी बात नहीं कर रहे हम। सही बात है, राज्य का जब भी हम पॉलिटी के अंदर राज्य शब्द पढ़ो या स्टेट शब्द पढ़ो, वहां का सीधा सीधा संबंध केंद्र सरकार तो हो, केंद्र के अंदर सत्ताधारी जो पार्टी हो उसकी सरकार की बात कर रहे हैं। सही बात है, राज्य की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। राज्य का मतलब यहाँ संविधान के अंदर देश हो, पूरे देश की बात कर रहे हैं। उसने होगा राज्य और व्यक्ति के बीच में जो संबंध होगा वैधानिक संबंध, यहाँ तो राष्ट्रीय विधि के बीच में आधारित होगा। राष्ट्रीय विधि का मतलब नेशनल लॉ, हमारे देश के अंदर जो कानून बना रखा है वे कानून फिट होंगे। यहाँ जो कानून फिट होंगे अंतर्राष्ट्रीय लॉ फिट होंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून। और अंतर्राष्ट्रीय कानून यूएन के अंदर बनाया जाए, यूनाइटेड नेशन के अंदर बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर बनाया जाए। 1945 में बनाया जाता है, जो पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन बनाया गया था। उसके अंदर वहां से जो कानून बनेंगे वहां बैठकर उनके आधार पर अगर व्यक्ति के बीच में और राज्य के बीच में जो संबंध होगा उस हम नेशनलिटी कहेंगे। नेशनलिटी राष्ट्रीयता। अगर व्यक्ति के राज्य के बीच में जो संबंध होगा, वैधानिक संबंध होगा, अगर वो राष्ट्रीय विधि पर आधारित होगा तो उसको हम कहेंगे नागरिकता। अगर व्यक्ति के बीच में और राज्यों के बीच में जो संबंध होगा, व्यक्ति राज्य के बीच में संबंध होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय विधि पर आधारित होगा, इंटरनेशनल लॉ पर बेस होगा, तो उसको हम कहेंगे हमारे पास नेशनलिटी। दोबारा फिर समझ लो, मैं पूछने जा रहा हूं तुमसे कि बताओ भाई, एक तो नागरिकता हो, एक राष्ट्रीयता हो, दोनों में क्या डिफरेंस हो, बता दोगे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी? इट इज क्लियर। एक तो हमारे पास स्टेट होगा, एक हमारे पास में पीपल्स हो गए। सही बात है, व्यक्ति होगा हमारे पास ये, ठीक है, सामान्य नागरिक जिसे कहते हैं। उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगी, सही, उसके बीच में जो हमारी लीगल रिलेशनशिप होगी, उसका बेस होगा नेशनल लॉ। क्या होगा? नेशनल लॉ। नेशनल लॉ मतलब कौन सी विधि? राष्ट्रीय विधि होगा। याद रखिए बात। या उनके बीच में जो भी लीगल रिलेशनशिप होगी, इसका मतलब आसान भाषा में, कुछ आसान भाषा में समझो तो टेक्निकल होगा बहुत ज्यादा। मैं यहाँ का नागरिक हूँ या नहीं, यहाँ का कानून बताएगा मुझे। यहाँ का कानून, इस देश का कानून, इस देश के कानून के बीच में, मतलब राज्य का कानून होगा, राज्य के द्वारा जो कानून बनाएगा, राष्ट्रीय कानून, उसके मेरे बीच में यहाँ रिलेशनशिप है नहीं है। मैं यहाँ का नागरिक हूँ, वहाँ राष्ट्र का कानून बताएगा। मेरी नेशनलिटी क्या है वो मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून बताएगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर निर्धारित होगा, के आधार पर निर्धारित की जाते हैं। ठीक है, यहाँ तो चलो आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट बात, जो राज्य हमारे पास एक तरफ व्यक्ति है, हम ये राज्य का मतलब, जहाँ जब राज्य शब्द पता लग चुका है, राज्य का मतलब क्या है? सरकार। कौन सी सरकार? राज्य की सरकार, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, वर्तमान समय में केंद्र सरकार कौन है? मोदी सरकार। मोदी सरकार कहेंगे बीजेपी की सरकार, जो भी कोई गवर्नमेंट होगी। सही बात है। तो राज्य की क्या, ये राज्य हमारे पास, ये व्यक्ति। राज्य और व्यक्ति क्या हो? राज्य और व्यक्ति के बीच में, राज्य और व्यक्ति के बीच में जो संबंध हो ना, वैधानिक संबंध, वे राष्ट्रीय विधि के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। जहां भी नागरिकता होगी ना, नागरिकता जहां भी होगी ना, वहां राज्य के बीच में यानी स्टेट के बीच में, और जो हमारे पीपल्स हो गए, व्यक्ति होंगे हमारे पास। सही बात है। जितने राज्य हो गए, अभी हमारे पास ये व्यक्ति होंगे, जनता होगी। समझ बात है। राज्य के और व्यक्ति के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगी, लीगल रिलेशनशिप होगी, उसका बेस पता क्या होगा? उसका किस पर? राष्ट्रीय विधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो मैंने तुम्हें बताया। तो इनके बीच में हम कहेंगे नागरिकता। राज्य क्या करता? राज्य इन व्यक्तियों को कुछ अधिकार देता। सही बात है। और संरक्षण देता। राज्य क्या करता? इन व्यक्तियों को पता क्या देता? कुछ अधिकार देता और कुछ संरक्षण देता। संरक्षण मतलब इसका मतलब कुछ बचाव देता, प्रोटेक्शन देता है, बहुत सारी चीजें देता राज्य में। अब उसके बाद हमारे पास, ध्यान से सुनो, अब इसे व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? व्यक्ति को राज्य के प्रति निष्ठावान बने रहना पड़ता, ईमानदारी दिखानी पड़ती है। भारत में रहेगा, भारत की बुराई करोगे, बाहर उठाकर फेंक दो वहां। तो सही बात है। राज्य के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, कुछ ड्यूटीज होगी इन व्यक्तियों की इसके प्रति। सही बात है। इसके अगेंस्ट इनकी कुछ ड्यूटीज होगी। समझ बात है। इसके इनके प्रति, इनके पक्ष में इनकी कुछ ड्यूटीज होगी। राज्य व्यक्ति की ड्यूटी होगी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य होगा। समझ बात है। व्यक्ति अपने राज्य के प्रति सदैव निष्ठावान बने रहते हैं। ये व्यक्ति इस राज्य के प्रति निष्ठावान बने रहते हैं, इसकी कभी बुराई नहीं करने के। राज्य का मतलब यहाँ अपने देश की बात चल रही। समझ नहीं बात है। अपने देश में जो सरकार, इसके प्रति हमेशा, तो ये क्या देगा हम? राज्य क्या देगा हम? कुछ संरक्षण देगा, कुछ अधिकार देगा। इनके बीच में जो संबंध होंगे, उनकी जो बुनियाद होगी वो राष्ट्रीय विधि होगी। मैंने कहा राज्य के बीच में और व्यक्ति के बीच में जो संबंध होंगे वे ना राष्ट्रीय विधि पर आधारित होते हैं। याद रखिए बात है। तो उसे बोलते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, नागरिकता। पता लग चुका है। व्यक्ति को क्या, राज्य व्यक्ति को क्या देगा? राज्य व्यक्ति को देगा अधिकार
और संरक्षण देगा। सही बात है। और व्यक्ति क्या देगा राज्य को, इसके प्रति निष्ठावान बना रहेगा, कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, कुछ कर्तव्यों का पालन करेगा, कुछ ड्यूटीज को फॉलो करेगा। कौन? व्यक्ति। समझ में आई बात है? ठीक है, निष्ठावान मतलब ईमानदार। ठीक, आगे चलते हैं। किसी राज्य की जनसंख्या दो प्रकार से व्यक्त किया जाए, किसी राज्य की जनसंख्या को दो प्रकार से बांट सकते हैं। ध्यान से देखना क्या लेकर रखा हूं, किसी भी राज्य की जनसंख्या को दो प्रकार से बांट सकते हैं। इस पूरे देश के अंदर कितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें तुम दो भागों में बांट लो। क्या तो हम कहेंगे उन्हें मैं नागरिक यहाँ की सिटीजन, या कहेंगे मैं अलायंस एलियन, एलियन अलायंस क्या रहा, एलियन कहते हैं एलियन, जो भारत का नागरिक नहीं है। या तो कहेंगे विदेशी होगा वो, या गैर नागरिक कह दो। तो जितने भी यहाँ किसी भी देश के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, या दो ही तरह के लोग मिलेंगे तुम। क्या तो भारत का नागरिक होगा, नहीं होगा तो फिर क्या तो सिटीजन होगा यहाँ का, एलियन होगा फिर वो। इसलिए हम कहते हैं एलियन जैसा लग रहा है। एलियन का मतलब ये नहीं होता कि वो जादू वाली पिक्चर से आया। तुम एलियन का मतलब वही समझो, एलियन का मतलब वो दूसरी कंट्री से भी आया हो। सही बात है। तुम एलियन का मतलब क्या समझो? जादू। जादू कैसे बोलो? जादू दू। बात समझ में आई? हेलो, राज्य है ना, राज्य की जनसंख्या को सुनो, राज्य की जनसंख्या को ना दो प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। एक तो सिटीजन होंगे हमारे, एक एलियन होंगे। एलियन को आप यू भी कह सकते हो ना, एलियन को गैर नागरिक या विदेशी भी कह सकते हो, एलियन भी कह सकते हो। गैर नागरिक भी दो प्रकार के हो, जो हमारे एलियन होने भी दो प्रकार के हो। कुछ तो ऐसे हमारे देश में ऐसे होंगे जो मित्र राष्ट्र होंगे, जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे। कुछ ऐसे जो हमारे दुश्मन राष्ट्र आए होंगे, एनिमी राष्ट्र, एनिमी कंट्री जो हमारी, वो देख लो एनिमी एलियन जिसे बोलते हैं। मित्र राष्ट्र के गैर नागरिक, इसे शत्रु राष्ट्र के गैर नागरिक हमारे पास। सही बात है। अब जो पाकिस्तान वाले होंगे वे इस वाली कैटेगरी मांगे, दूसरे वाली कैटेगरी में उन्हें बोल लेंगे शत्रु राष्ट्र गैर नागरिक। कल को कोई भी भारत के अंदर पाकिस्तानी मिलेगा ना, तो तुम पता क्या कहोगे? शत्रुघ्न सिन्हा नहीं, शत्रु राष्ट्र गैर नागरिक, शत्रु राष्ट्र गैर नागरिक। और जो अपने फ्रेंड रूस वाला दिख गया ना कोई, रूस वाला, तो क्या बोल लेंगे ना? मित्र राष्ट्र गैर नागरिक। याद रहिए बात। इन्हें बोल लेंगे फ्रेंडली एलियन, इन्हें बोल लेंगे एनिमी एलियन। पता लग गया ना क्या बोल लेंगे? फ्रेंडली एलियन। इन्हें क्या बोल लेंगे? एनिमी एलियन। तो बताओ एलियन कितने प्रकार के हो हमारे पास? अब बताओ श्रीलंका के अंदर जो नागरिक भारत के अंदर रहकर रहना स्टार्ट कर दिया, सही बात है, वैसे कुछ दिनों तक रह रहा, तो देखो तुम क्या कहोगे? फ्रेंडली एलियन कि एनिमी एलियन? फ्रेंडली। हाँ, नेपाल वाले भी हमारा फ्रेंड, भूटान वाले भी हमारा फ्रेंड। अब पाकिस्तान का मिलेगा अगर कोई है? अब बताओ जो आयत खान है मेरी दोस्त, बताओ आयत खान पाकिस्तान की। अब बताओ हमारे यहाँ ना, हेलो सुनो, हमारे यहाँ ना एकल नागरिकता का प्रावधान, सिंगल सिटीजनशिप हमारे यहाँ से। यस, अगर पेपर में सवाल आया ना, हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता की इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप वी हैव। गाइस प्लीज लिसन मी केयरफुली, डोंट टॉक प्लीज। आई एम सेइंग दैट वी हैव सिंगल सिटीजनशिप, ओके। हम यूं कह रहे कि हमारे पास ना एकल नागरिकता का प्रावधान है, और ये एकल नागरिकता का प्रावधान ना हम ब्रिटेन से ले गए, यानी ब्रिटेन के संविधान में लिखा होता है। ऐसा हमने क्यों करा ये भी समझ लो। एकल नागरिकता का मतलब क्या हो? सिंगल, हम एकल नागरिकता का क्या मतलब हो? एकल नागरिकता का मतलब जो व्यक्ति भारत का नागरिक है ना, वो उत्तराखंड का नागरिक नहीं होने का, वो भारत का ही नागरिक रहेगा। अगर तुम भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, कहाँ के नागरिक हो? भारत के। लेकिन जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे हो गए थे, एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर का भी नागरिक हुआ करता था, भारत का भी नागरिक हुआ करता था। यहाँ दोगुना, इसलिए धारा 370 जब तक खत्म करिए ना, जब तक वहां का एक ही व्यक्ति वो भारत का नागरिक है केवल। ये बड़ी अच्छी बात है। धारा 370 को हटाना इस बात का प्रतीक है। हेलो, धारा 370 हटाना इस बात का प्रतीक कि हमने देश की एकता अखंडता को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहा है। यस और नो? कोनो प्रॉब्लम? एलियन पता लगा कितने प्रकार के हों? हमारे यहाँ कौन सी नागरिकता? इस प्रावधान को, इस प्रोविजन को हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ले गए, भारत के संविधान के अंदर ले गए। कहां से ले गए? ब्रिटेन वालों से ले गए, क्योंकि हमने उनके भी तो पिछले गुरु है आज तक।
अपने दिमाग को ना पढ़ाई में चला था। किसी भी देश, हेलो, किसी भी राज्य की जो जनसंख्या पॉपुलेशन है, ठीक है, क्या तो नागरिक होगी या फिर गैर नागरिक होगी? गैर नागरिक या विदेशी कह सकते हैं। मित्र राष्ट्र विदेशी होंगे, शत्रु राष्ट्र विदेशी होंगे। अभी बताया तुम, एलियन होंगे हमारे पास दो टाइप के हो, एक तो हो हमारे पास फ्रेंडली एलियन, एक हो हमारे पास एनिमी एलियन। एनिमी एलियन राज्य अपने व्यक्ति को कौन कौन से विशेष अधिकार देता है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, राज्य अपने व्यक्ति को कौन कौन से विशेष अधिकार देता है, कौन कौन से स्पेशल राइट्स देगा जो राज्य होगा हमारे पास। राज्य मतलब स्टेट, इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, हिंदी में राज्य कहते हैं, आसान भाषा में यहाँ की सरकार, ठीक है। हमारे भारत के नागरिकों को, जो नागरिक है यहाँ क्या देगी? धनिया देगी, जीरा देगी। और देखते हैं क्या क्या देगी। सही बात, आ जाओ देख लो क्या क्या दिया उन्होंने। मैंने तुझे पाके भी क्यों खो दिया है। राज्य अपने व्यक्तियों को विशेष अधिकार देता है। क्या देता है भाई, समझ लो। पहले नंबर का मौलिक अधिकारों की सुन लो यार, मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में वर्णित अधिकारों में से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जब तुम भारत के संविधान, सुन लो, जब तुम भारत का संविधान का भाग 3 पढ़ोगे ना, अभी तो तुम पार्ट 2 पढ़ रहे, भाग 3 पढ़ोगे ना, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पढ़ोगे, 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ोगे, तो 12 से लेकर 35 तक पता क्या दे रखे? फंडामेंटल राइट्स दे रखे। और ये जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं ना, इन फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकार उसे कहते हैं जो भारत की बाउंड्री के अंदर पैदा हुआ, तुरंत ये मौलिक अधिकार मिल जाएंगे उसको। लेकिन ये मौलिक अधिकार जब मिल जाएंगे, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे वे केवल नागरिकों को प्राप्त, भारत के नागरिकों को, और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भारत के नागरिकों के साथ साथ एलियंस को भी प्राप्त। सही बात है, भारत के तो इंडिया का तो सिटीजन होगा ही, वो बाहर का एलियन होगा या बाहर का कोई व्यक्ति होगा उसे भी प्राप्त। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो भारत की बाउंड्री में रहते हैं, जो भारत के नक्शे में रहते हैं। भारत के नक्शे में, भारत के संविधान के अंदर भारत के नागरिकों को क्या दिया भारत के संविधान वालों ने, यानी राज्य सरकार क्या देती है? अधिकार देती है। जानना चाहोगे ऐसे अधिकार जो केवल भारत के संविधान के द्वारा केवल भारत के नागरिकों को दिया जाए। अगर तुम भारत के नागरिक हो, मूल रूप से भारत के नागरिक नहीं है, अगर कोई व्यक्ति भारत आया, मेरी दोस्त है एंटोनिया करके नाम है उसका, उन्होंने आगे यहाँ की नागरिकता ले ली, तो वही अधिकार मुझे से भी मिलेंगे, पूर्ण रूप से मिलेंगे। तो मौलिक अधिकार में ही आज जानना चाहते हैं। मैंने कहा मैंने यहाँ की नागरिकता ले रही क्या? मैंने हाँ, आपकी शायद शादी हो जाएगी तो सब हो जाएगा। मैंने कहा शादी शुद्धि नहीं, सही बात है। मैंने कहा वैसे नागरिकता ले लो। मैंने कहा हाँ मिल जाएगी। मैंने कहा हाँ मिल जाएगी। मेरी कौन कौन से प्रावधान क्या? ना 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 बात ना करो। फंडामेंटल राइट तो कुछ फंडामेंटल राइट भाग 3 है ना, भाग 3 के अंदर हमारे पास ये भाग 3 है। इस भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ तक आ रहा था? 12 से लेकर 35 तक। ये 12 से लेकर 35 तक कितने मौलिक अधिकार है? पहले 7 थे, 6 हो गए। पहले 7 थे, 6 हो गए। अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग अधिकार लिखे हुए। तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल है केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो उनका तो मैं रट्टा मरवा दूं बच्चों को, और जिन बार बार काम हुआ। कौन से ऐसे अधिकार, मौलिक अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, इंडिया के सिटीजन को मिलेंगे? ऐसे कौन कौन से राइट्स? रट्टा मान लो, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ये केवल ये ना, यहाँ जो भी अधिकार मिलेंगे, अधिकार कौन से मिलेंगे वो भाग 3 में बताऊंगा। अरे पहले ये तो याद कर लो कि कौन कौन से केवल भारत के नागरिकों को मिलेंगे। 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29। ऐसा नहीं 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। बहुत जगह काम आ गया। सही बात है। इन आर्टिकल के अंदर जो बात लिखी हुई, हेलो, इन आर्टिकल के अंदर जो भी बात लिखी हुई, हेलो, इन आर्टिकल के अंदर जो भी बात लिखी हुई ना, वो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। यस और नो? हेलो, सुनो। एक मेरी दोस्त इस तरह बोल रही थी मुझे, कहती है सुनो। मैंने कहा सुनो, चलो बताओ कौन कौन से आर्टिकल में जो केवल भारत के नागरिक प्राप्त? उन आर्टिकल को जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे, उनके अंदर जो उपबंध लिखे हुए, उपबंध बोल लो ना, प्रोविजन बोल लो, प्रावधान कर रखा है, लिखी हुई बात, सही बात है, आसान भाषा में सही। उनके अंदर जो भी बात लिख रखी है ना, उसके आधार पर जो अधिकार, उसके अंदर जो अधिकार 15, 16, 19, 29, 30, 15, वे केवल भारत के नागरिकों को, इंडिया के सिटीजन को मिलने वाले।
ये सर नो। चलो दूसरे नंबर पर चले जाओ। हमारे यहाँ ना, हेलो, हमारे यहाँ ना कुछ संवैधानिक पद भी है। संवैधानिक पद, संवैधानिक पदों पर ना केवल भारत के नागरिक ही आसीन हो सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति का पद होगा, अगर कोई व्यक्ति ना भारत का नागरिक नहीं है, नो तो कल को आयत खान का बापू कहने लगे, अच्छा तुम्हें लोंडी के साथ दोस्ती कर रहा, मैं तेरे यहाँ का राष्ट्रपति बनूंगा। सही बात है। मैंने कहा भागा नहीं आता। कौन ना, वो थारा भाई है। सही बात है। बाप हाँ हाँ, गैर चलते व्यक्ति बाप बने, राह चलते व्यक्ति बाप बना ले, कुछ भी यार कह। मुझे क्या देती पापा बात पढ़ना नहीं क्या? कुछ संवैधानिक पदों पर ना केवल भारत के नागरिक ही आसीन हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति का पद होगा, जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ोगे ना, वहां एक लाइन सुनमुख लिखी हुई। सही बात है। तुम तो हंसो ही बहुत, मतलब एक वर्ड बोलते हो ना उसको ऐसे, पता क्या लाइन लिखी हुई? तभी हंस रहे यार, तुम्हें टीनेजर्स तो है नहीं, समझ की बात है। ठीक, 20-21 साल तो पार कर चुके तुम सारे के सारे। अच्छा सुन लो, बात ना करो। तो राष्ट्रपति का पद होगा, प्रेसिडेंट की पोस्ट ऐसी, उस पर केवल इंडिया का सिटीजन ही बैठा जाएगा। सही बात है। अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है ना, तो बना दो ना यार जबरदस्ती लाके। हाँ, जब तक नहीं बनना है तब नहीं बैठने को। 1 2 3 पहली बात, ऐसे अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों को मिले हुए, इसे दौरा पड़ेगा, उठा ले। आर्टिकल 326 ये बता क्या क्या जो उस तरह, जब भी हम कोई चीज पढ़ रहे होंगे और जो चीज उस तरह रिलेट होगी पूरे संविधान में, उस तरह टच करके नहीं पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल 326 पता क्या कहता है? जो कहता है मत देने का निका, वोटिंग राइट्स केवल भारत के नागरिकों को। एक बात बताओ, कल को यहाँ चुनाव होने लगा हमारे देश के अंदर, मैं चुनाव लड़ना स्टार्ट करा, हरिद्वार की लोकसभा सीट, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट, हरिद्वार की लोकसभा सीट तो चुनाव लड़ना स्टार्ट करा। ठीक है, मुझे पड़ गया पता क्या है? मुझे पड़ गई लोगों की कमी, मुझे चाहिए थे वोट। मैंने ना, मेरे जानने वाले सारे आई अमेरिका के अंदर, मैंने कहा एंटोनिया यार एक काम कर। हाँ, मैंने कहा अपने परिवार को सबको लेकर ना, अपने परिवार को और अपने खानदान को सबको जानने वाले, इसे तो बुला ली। पाकिस्तान तो मैंने आयत खान को बुला ली, दूसरे देश के सारे बुला लिए और वोट डलवा रखे। अच्छा लगा तो बुरा लगा? मैं चुनाव लड़ा था, अच्छा लगा बुरा लगा? मैं तो छोड़ दो, मेरी मम्मी के अंदर, मेरे पापा के अंदर, मेरे पूरे खानदान के अंदर हिम्मत नहीं है कर दो, पूरे देश के अंदर भी हिम्मत नहीं है किसी के ऐसा कर दो। क्यों? क्योंकि संविधान सबसे बड़ा कानून है, उसके अंदर साफ साफ लिख रखा है कि अनुच्छेद 326 के अनुसार ना वोट डालने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को होगा। अगर तुम भारत के नागरिक नहीं है ना, तो घंटा नहीं मिलने का तुम यहाँ से। सिटीजनशिप मिल गया करो ना, तो फिर मैं वोट डाल सको। चुनाव लड़ने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त। सही बात है। और सिटीजनशिप मिलनी भारत की इतना आसान बात नहीं है, 15-15 साल लग जा। सही, 15-15 साल आगे देखेंगे, यही तो पढ़ेंगे हमारे कैसे कैसे सिटीजनशिप मिलती है। ये 4-5 अधिकार मैंने तुम्हें दिए, हेलो, इन्हें झोले में डाल कर लेके चले जाओ। ये 4-5 अधिकार तुम्हें दे दिए गए। एक तो हमारे पास देखो 15, 16, 19, 29, 30, ये भारत के नागरिकों को। अनुच्छेद 326 के अनुसार वोट डालने का अधिकार, वो भारत के नागरिकों को। चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भारत के नागरिकों को। बताओ मेरी फ्रेंड आयत खान अगर जो यहाँ चुनाव लड़ सके, क्यों? अगर मेरे बिहार कर लेगी, लड़ने लगी, फिर जहाँ नागरिकता नहीं मिल जाएगी उसे। सीमा हैदर का नाम सुना तुमने? वो कौन सी थी सीमा? थी सचिन वाली सीमा, वो लप्पू सा सचिन। ये तो कुछ अधिकार थे जो राज्य ने नागरिकों को दिए। अब देख लो तुम कौन हो? तुम हो कमीने, मतलब तुम हो नागरिक। अब सुन लो, तुम हो नागरिक। अब नागरिकों को क्या करना पड़ेगा? नागरिकों को भी कर्तव्य दिए गए, नागरिकों को भी कुछ कर्तव्य राज्य के प्रति। जब राज्य इतनी चीज दे ही रहा, तुम
राज्य मतलब स्टेट। जब इतनी सारी चीजें दे ही रहा तुम, तो तुम्हारी तो कुछ ड्यूटी बनती है। आओ देखो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है, जो तुम्हारा फर्ज बनता है, आ जाओ। कि सजना तो दूरी हो गई। व्यक्ति द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्य यानी ड्यूटीज। व्यक्ति सदैव राज्य के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे। निष्ठावान, निष्ठावान का मतलब ईमानदारी बरतेंगे। ऐसे नहीं है रह रहे तुम इंडिया में, नारा लगा रहे पाकिस्तान जिंदाबाद का, देखा कोई इस तरह करके। ये भी तुम्हारा, तुम अपने झंडे का भी सम्मान करना चाहिए, झंडे अपने राष्ट्रीय गान का भी, राष्ट्रीय पुष्प का भी सम्मान करना चाहिए। समझ बात है, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमारे जो हमारे जितने भी महान नेता थे ना, जितने भी महान नेता थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। समझ बात है, उनसे संबंधित बात को अपने हृदय में संजो कर रखना चाहिए हमें। सही बात है, अपने साइंटिस्टों का भी सम्मान करना चाहिए। अपनी हर चीज पर तुमको गर्व और फक्र होना चाहिए। याद रहेगी बात ये, अपनी हर चीज पर। इसलिए तुम अपने ना देश के प्रति निष्ठावान बना रहना पड़ता। कुछ लोग भारत के अंदर रहते हैं, नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाते हैं, वे व्यक्ति जो हो भारत में रहने लायक नहीं है। समझ बात है। अगर तुम देखना कि तुम्हारा कौन कौन से कर्तव्य है, तुम सच में देखना तुम्हारे क्या क्या कर्तव्य है। सारे नागरिक भारत के, अगर तुम अपने कर्तव्य देखने तुम्हारे क्या क्या ड्यूटीज है, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में लिखी हुई। 11 मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य बता रखे तुम। 11 की मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य बोलते हैं उनका उल्लेख। और ये पहले है नहीं संविधान में, इंदिरा गांधी ने जुड़वाया, तुम ही सिखाओ पहले तो। वही बात है, इंदिरा गांधी ने एक कमेटी बनाई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, क्या बनी थी एक समिति। कब जोड़े गए थे? 1976 में। 1976 पहले कर्तव्य नहीं आता हमारे यहाँ से। ठीक, कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। याद रहेगी बात ये पूछा जाता तुमसे बार बार, कौन सी समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य ये बताओ किसके मौलिक कर्तव्य हैं? नागरिकों के, सबके। सही बात है, नागरिकों को क्यों दिए गए? नागरिक बड़े बदतमीज है, पर्यावरण का संरक्षण नहीं करते। इंदिरा गांधी ने पकड़ के बोला है इधर आ, सारा काम राज्य सरकार करेगी, सारा काम मैं करूंगी, तुम क्या करोगे? नहीं हम तो बैठे बैठे खाएंगे। दे चाटा गाल पे खींच, बैठा बैठा खागा। आज के बाद तुम्हारे भी कर्तव्य, लेकिन जो तुम्हारे मौलिक कर्तव्य है ना, ये इन्होंने तुम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। यूं नहीं है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय गान नहीं गा रहा, सही बात है, उसका राष्ट्रीय गान गाने का मूड नहीं है, आराम से और तुम सुन गए चलो कोर्ट में, सही बात है, तेरे पे केस करेंगे। ये सही भी नहीं है ना बिल्कुल भी। कोई व्यक्ति झंडे का सम्मान नहीं कर रहा, छोड़ दो ना, नहीं कर रहा तो सही बात है, चलो भाई कोर्ट के अंदर घसीट कर चलो इस पे, इतना तो कोर्ट पर दबाव पड़ जाएगा, न्यायपालिका ठप हो जाएगी। पहले थी बार न्यायपालिका तो पहले थी केस के चक्कर में दबी पड़ी हुई, अब और दब जाएगी न्यायपालिका। इसलिए जो हमारे पास ही हैं लीगली जस्टिफाइड नहीं होते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कर्तव्य हो एक प्रकार के, आप निभा भी सकते हो, आप नहीं भी निभा सकते अपने कर्तव्य। किसी नागरिक का राज्य के प्रति किस प्रकार का संबंध होता है, वर्णन करें। पेपर में पीसीएस से पूछा हुआ है। किसी नागरिक का राज्य के प्रति, मैंने कर्तव्य नहीं बताया तुम्हें, नागरिक का राज्य के प्रति किस प्रकार का संबंध होता है वर्णन करें। तो नागरिक का राज्य के प्रति किस प्रकार का संबंध होता है, मैंने कहा राज्य और नागरिक हो उसके बीच में जो संबंध हो वो ना राष्ट्रीय विधि पर आधारित हो। राज्य के और व्यक्ति के बीच में जो संबंध हो ना वो राष्ट्रीय विधि पर आधारित हो। क्या पूछा? किसी नागरिक का राज्य के प्रति किस प्रकार का संबंध होता है उसे व्यक्त करे। तो जितना मैंने तुम ऊपर तो समझाया ना वो समझाता था। नागरिक के कर्तव्य राज्य क्या देता नागरिकों को वो बताना, सही बात है। नागरिक को निभाए जाने वाले कर्तव्य पे भी बताने तुम, और तुम ऐसे करके 100 शब्द हमारे तैयार हो जाएंगे, ऐसे करके 100 शब्द तैयार हो। जो नागरिकता ना वो संघ सूची का विषय, नागरिकता संघ सूची का विषय, ये भी पेपर में एक बार सवाल पूछा हुआ। नागरिकता है जो वो संघ सूची का विषय। जब हम कोई सी 3 सूची हमारे संविधान के अंदर, एक तो समवर्ती सूची हो, एक तो हमारे पास संघ सूची, एक हमारे पास ये राज्य सूची, एक को समवर्ती सूची। जो चीज संघ सूची के अंदर लिखी हुई है ना, जो हमारी संघ सूची है उसके अंदर सिर्फ सेंट्रल कानून बना सकता है, यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची के अंदर नागरिकता पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा केवल केंद्र सरकार को होगा। यानी अगर कानून बनाना पड़ेगा, दुनिया है राज्य की नागरिकता अलग होगी, अगले वाले राज्य की नागरिकता अलग होगी, उस वाले राज्य की नागरिकता अलग होगी। संविधान बनाने वाले ने कमाल की चीज खेल ली। उन्होंने कहा नागरिकता जो नागरिकता ये केवल राज्य संघ सूची का विषय होगा। कल को कानून बनाना पड़ेगा ना तो केंद्र सरकार की कानून बनाएगी, राज्य सरकार कानून नहीं बनाने की। समझ गए? अब देख रहे हो यहाँ से नागरिक, मैंने तुम्हें बताया नागरिक किस चीज को नागरिक कहते हैं, क्या मतलब क्या बोला हो। अभी हमने क्या पढ़ा है हमारे पास
जो भी नागरिक होगा ना, भारत का नागरिक होगा, उसे सिविल राइट्स मिलेंगे सर। सिविल राइट्स का मतलब जो हमारे यहाँ अधिकार मौजूद है, उसे पॉलिटिकल राइट्स भी मिलेंगे, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो नागरिकता वो भी मिलेगी सर। जो विदेशी होगा उसे क्या मिलेंगे? सिविल राइट्स, कुछ नहीं मिलेगा उसके पास, वोट नहीं दे सकता हो, सही बात है। उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे सर, चुनाव भी नहीं लड़ सकता हमारे यहाँ से। कुछ सिविल राइट्स भी नहीं मिलेंगे, जो मौलिक अधिकार मिले ना वो भी नहीं मिलेंगे। नागरिक जो हमारे पास विदेशी व्यक्ति होगा, विदेशी को क्या बोल रहे? एलियन। एलियन को हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। और दूसरे नंबर पर हमारे पास ये पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं मिलने के। बात समझ में आई है? अच्छा ये बताओ, अनुच्छेद 11 ने क्या बताया था? अगर अनुच्छेद 11 ने ये तो कहा था अगर कल को कानून बनाना पड़ेगा, कानून बनाएंगे किससे संबंधित? एक्ट बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा, किससे संबंधित बनाएंगे हम? नागरिकता से संबंधित कानून। तो नागरिकता से संबंधित जब भी कानून बनाना होगा, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी? संसद के पास होगी। संसद मतलब किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास होगी। समझ बात है? देखो कानून पता लग चुका है? अच्छा, किन दी ताकत है? अनुच्छेद 11 ने ताकत दी, शक्ति दी, जब बेटे बनाऊं कानून बना जाके। इसी संदर्भ में पता क्या हुआ? इसी संदर्भ में अनुच्छेद 11 ने संसद को कहा। अब संसद पहली बार कब गठित हुई थी? पहली बार जो चुनाव करके संसद आई थी 13 मई 1952 को पहली संसद गठित हुई थी। इन्होंने तुरंत 3-4 साल बाद, 3 या 4 साल बाद के बाद 1955 में यूं समझ लो एक नागरिकता का कानून भी ले आए। नागरिकता का कानून मिले है। सबसे पहली बार जो कानून बनाया संसद के अंदर बैठकर, संसद ने, पार्लियामेंट ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रम मंत्रालय दे रखा था, श्रमिक मंत्री थे, कानून मंत्री भी रहे हुए, सही बात, श्रम मंत्री कानून मंत्री भी रहे हुए, सरदार पटेल जो थे उस टाइम पर होम मिनिस्टर थे। ये सारे के सारे जब मिनिस्टर थे, इन्होंने बैठकर एक कानून बनाया, कानून बनाया नागरिकता से संबंधित कि नागरिकता कौन कौन व्यक्ति नागरिकता धारण कर सके, कौन बाहर का व्यक्ति आकर नागरिकता ले सके, क्योंकि बनाना भी जरूरी था, क्योंकि भारत के लोग, बाहर के लोग आकर एंटी मार जाते हैं यहाँ से, कोई भी आकर लेता है, तो इस तो हमारे देश की जनसंख्या फिर बढ़न बढ़ जाता। अभी तो हमने अंग्रेजों को भगाया था, तो नागरिकता संबंधित कानून बनाना बहुत जरूरी था। अब बनाया संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनाया इन्होंने, और जो बनाना है वही कानून समझना तुम्हें। फिर उस कानून में समय समय पर संशोधन होते रहे, हमने उस कानून को जटिल बना दिया। आज तक भी 2019 में भी संशोधन हुआ, 2019 में भी लास्ट संशोधन हुआ, 2003 में भी संशोधन हुआ, 2015 में संशोधन हुआ, 2005 में भी संशोधन हुआ। संशोधन मतलब उसके अंदर, क्योंकि नागरिकता लेना है यहाँ की, भारत की नागरिकता लेना हमने जानबूझ के जटिल कर दिया, क्योंकि भारत की जनसंख्या पहले से बढ़ रही और भारत के नागरिक यहाँ आकर रहेंगे तो और समस्या पैदा कर देंगे। इसलिए हम कानून को, जो कोई व्यक्ति यहाँ की नागरिकता लेगा तो हमने उस प्रक्रिया को और भी जटिल बना दे जानबूझ के। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ना, अभी तो 1955 में, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा हम ना अपने कानून को बदल कर, क्योंकि भारत के संविधान के पास, भारत के संविधान शक्ति दे सरकार को, संसद को शक्ति दे कि तुम उसी कानून को बदल सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 364 की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। बदलने के बाद पता क्या करोगे? जैसे बदलाव करोगे तुम उसके अंदर ना, तो हमने जानबूझ कर ना बदलाव करते रहे। कितनी बार संशोधन हुआ उसके अंदर? जितनी बार भी संशोधन हुआ अलग अलग बदलाव करा। अब मैं पूरी प्रक्रिया तुम्हें समझाना चाहता हूँ। हम जानबूझ कर कैसे हार्ड बनाया, बात समझ में आई? बात कोई सा पेपर मुझसे जो मतलब फिर इंपॉर्टेंट होगा, फिर वो तुम्हें पेपर के लिए याद करने का और पेपर में लिखने का, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन एक बार मैं पूरी प्रक्रिया समझाना चाहता हूँ कि हुआ था क्या। पहली बार जो कानून बनाया गया उसमें क्या प्रावधान करा गया था, क्या बात लिखी गई थी उसमें, नागरिकता कैसे मिलेगी, कौन भारत का नागरिक हो सके, कौन नहीं, इंपॉर्टेंट बात। पहले उस कानून का नाम याद करवाऊंगा। पहले कानून का नाम, जो सबसे पहला कानून उसका नाम है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये मेरे पास है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? अब ये कानून बन तो गया, इस कानून के अंदर पहली बार जो बदलना पड़ा, क्योंकि हो सकता है हमने पहली बार जो 20 साल पहले जो बात लिख दी, हो सकता है जरूरी थोड़ा ना आज वो सत्य हो। सही बात है। तुम मुझे 2015 में जब मैं पढ़ा रहा था तो देखो मैं कैसा था, पतला सा, कोई भी मार देता ना 4 पतले खाता मेरा। सही बात है, ऐसा था नहीं? तो जो ना बदलाव तो जरूरी हो ना। जो बात मैंने पहले बोल ली हो जरूरी थोड़ा ना आज पीछे बैठ रही हुआ, क्योंकि पहले मैं पढ़ा लिखा भी नहीं आता इतना। सही मतलब पढ़ा ही रहा था, अब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति हूँ। अब जो मैं बात बोल लूंगा तो वजन भी होगा। समझ बात है? पहले हो सकता है मैंने पहले तुम्हें डांट दिया होगा, फटकार दिया होगा, बहुत पिटा होगा तुमसे, लेकिन माफी में फिर भी नहीं मांगता तुमसे। सही बात है कि तुम्हें इतनी समझ नहीं आती ना, क्योंकि चाटा डुक डंडे कुछ भी मार दो तुमसे, क्योंकि मुझे तुम पता क्या लगता था, तुम मेरे घर के नागरिक हो। समझ बात है? हाँ, अब एलियन हो गए। हाँ जी, बात ना करो।
भारत भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 55 में बनाया था हमने, 55 में बनाया था, बदल दिया हमने इसमें आकर 86 में। क्या बदलाव करा, रुक जाओ अभी। जो बदलाव करा, जब बदलाव करा ना किसी चीज में, उसका नाम आगे लिखा था अमेंडमेंट, हिंदी में लिखा था संशोधन। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986। फिर दोबारा 1992 में फिर बदला, जिसकी सरकार आती रहेगी ना बदलाव करती रहेगी, लगे। फिर 92 में बदला, फिर 2003 में बदला, 86 में बदला, 92 में बदला, 2003 में, 5 में, 2015 में बदला, 16 में विधेयक आया था, 2019 में बदला था। ये देखो इसमें लेकर, इसे लेकर तो बहुत देश के अंदर, बहुत पूरे देश के अंदर पंगे हुए थे, नागरिकता को लेकर से लेकर बहुत पंगे हुए थे। शाहीन बाग वाला आंदोलन हुआ था, मुस्लिम की महिलाओं ने बैठ कर आंदोलन करा था, जहां अमित शाह ने पता क्या कहा था कि बटन इस तरह दबाना करंट दिल्ली तक शाहीन बाग तक जाना चाहिए। 2019 का चुनाव जब जीते थे, इतना डेंजर था। महिलाएं बैठकर मोमडन की आंदोलन कर रही थी, कहीं उनकी नागरिकता न चली जा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविजन डाल देते इसके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान कर देते इस अधिनियम के अंदर कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को ठेस पहुंच सकती थी, उनकी नागरिकता जा सकती थी। उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, जो कि हमारा संविधान देता कि तुम्हारे पास अधिकार है किस चीज का तुम आंदोलन कर सकते हो। सही बात यार। तो उन्होंने आंदोलन कर दिया बैठकर। तो वहां ना 2019 का चुनाव आने वाला था, तो सरकार ने पता क्या कहा था, अमित शाह ने, बटन इस तरह दबाना वोट का, वोट मोदी सरकार को देना कि करंट शाहीन बाग में लगना चाहिए, शाहीन बाग। पता किसने कहा था? अमित शाह ने। ऐसे ऐसे बयान दें बदतमीज आदमी। चलो हुआ क्या है ये भी समझ लो। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके। एक मेरी दोस्त था, सुन लो, सही बात है, मेरी दोस्त, उसको मान लेते चलो कोई ना, लोकल कंट्री होगा, नहीं मेरी दोस्त प्रिया, पूजा के साथ ब्रेकअप होगा रात की बात। प्रिया नाम की मेरी एक दोस्त, सुन लो, ठीक। वह कहने लगी मुझे ना मेरे साथ उसकी दोस्ती होगी, ठीक। फिर पहले रहने वाले थे इंडिया के, इंडिया छोड़ के चले गए थे। प्रिया नहीं है, प्रिया। तुम बदतमीज हो क्या? तमीज नहीं है तुम। ठीक। अब इसे चाहिए नागरिकता यहाँ की। मुझे फोन करके नहीं, हेलो सुनो, मैंने कहा बता क्या, क्यों बोल नहीं सकते? कह रही मुझे ना यार तुम्हारी कंट्री के अंदर आना। मैंने कहा जा, क्या दिक्कत हो रही? कह रही नहीं आ सकती ना। मैंने कहा आ जाओ, क्या दिक्कत नहीं। कह रही तुम्हारे यहाँ की नागरिकता चाहिए मुझे, तुम्हारे यहाँ रहना, तुम्हारे साथ रहना मुझे यार। मैंने कहा नहीं आ सकते तुम यार, नहीं आ सकते तुम। मैंने कहा कहाँ रह रहे हो तुम? कह रही मैं भूटान में रह रही हूँ। मैंने कहा वहीं रह, वहाँ शांति से, कुछ दिन से शांति है। कह रही नहीं जा रही, मुझे नागरिकता चाहिए आपके यहाँ की। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे यहाँ नागरिकता ग्रहण करने के, मेरे यहाँ नागरिकता ग्रहण करने के पता कितने तरीके? 5 तरीके मेरे पास। 1 2 3 4 5। मैंने कहा नागरिकता तुम हमारे यहाँ कैसे मिल सका? मैंने कहा नंबर फर्स्ट, जन्म के आधार पर भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर आप पैदा होना चाहिए। नुगारी हानि में पैदा हुई, भूटान में पैदा हुई। मैंने कहा परवर यहाँ से निकल। नुगारी सुनो तो, नुगारी सुनो सुनो सुनो, मुझे फिर भी आपके साथ रहना। मैंने कहा पहला ऑप्शन कट का तेरा, इसमें नागरिकता नहीं मिलने तुझे। अगर कोई व्यक्ति भारत की बाउंड्री में पैदा हुआ ना तो नागरिक होगा वो। मान लो कल को मैंने शादी कर ली, शादी करने के बाद प्रिया वाली कहा ना, भूटान वाली से शादी कर ली। इसकी शादी करने के बाद बच्चा पैदा हुआ, चुन्नू मुन्नू, समझ की बात है, जो भी होगा वो। पैदा होने के बाद ना सोनू 2.0 आएगा। सही बात है, सोनू 2.0 आएगा या सोना 2.0 आएगी। समझ बात, ऐसा ऐसा ना। लड़की तो ऐसा है यार। आगे वही पूजा मेरी देख दिन नाचते, बात ना करो, सुन लो। हाँ यार सुन लो, मैंने कहा पहला तरीका कैंसिल होगा
क्योंकि छोड़ दो, कुछ दूसरा तरीका बताओ। मैंने कहा एक तरीका और हो सकता, वंश परंपरा के आधार पर भारत की भौगोलिक सीमा से बाहर, अगर तुम भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर पैदा हुए ना तो वंश परंपरा के आधार पर भी नागरिकता मिलती है। ये समझ में नहीं आ रहा मेरी। मैंने कहा रुक जा, थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, रुक जा, नहीं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। समझ गए ना, मतलब तुम्हें भी कह रहा मैं ये बात समझ आएगी। मैंने कहा सुबह में यही बात थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। मैंने कहा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा, रजिस्ट्रेशन करके नागरिकता मिल जा। गरीब कितने दिन बाद? मैं 12-15 साल लग जाएंगे, 11-15 साल। गरीब में इतना इंतजार नहीं कर सकती, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ठीक है, सहजीकरण के द्वारा भी नागरिकता मिल जा, सहजीकरण के द्वारा, इनलीगल तरीके से एंटी मैरिज, सहजीकरण के द्वारा भी नागरिकता मिल जा, नए क्षेत्र का अधिग्रहण करके भी नागरिकता मिल जा। पता लग रहा है हम भूटान वालों को ना, भूटान वाले को भारत में शामिल कर लिया, ऐसा नागरिकता मिल जाएगी। वो कभी होने का नहीं। गरीब आपके साथ मेरे रहने के कोई चांस नहीं है। मैंने कहा फिर मैं भूटान नहीं आ रहा। सही बात है। लेकिन मैंने कहा गरीब नहीं, यहाँ मेरे पेरेंट्स ना एग्री नहीं होने के। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़। ठीक। उसके बाद मेरे मन में पता क्या प्लान आया, मैंने सोचा यहाँ की नागरिकता त्याग दो यार, लड़की के चक्कर में नागरिकता त्यागने तैयार होगा। बताओ क्या है तरीका नागरिकता त्यागने के? 3 तरीके। त्याग दोबारा अपने आप ही मैंने कह दिया मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता यार, मुझे प्रिया के पास जाना। ये क्या हमारे पास? अंत द्वारा, ये भी समझेंगे क्या हो, वंचना द्वारा, वंचना द्वारा। 3 तरीके नागरिकता त्यागने, तीनों समझने। मुझे पहले ये समझना मुझे जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी, फिर समझना वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे मिलेगी, सहजीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे मिलेगी। प्रिया ने बता मुझे क्या कहा, मुझे फुल डिटेल से समझना। मैंने कहा कर वीडियो कॉल। सही बात है, वीडियो कॉल करके उसके टैब में अच्छी तरह समझाया। मैंने कहा कैसे कैसे नागरिकता मिलेगी, ये वाला डायग्राम दिखाया था। सही बात है, आ जाओ। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैं तो भूटान की लैंग्वेज जानती हूँ ना, यहाँ की मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा वही बातें आराम से समझाता हूँ बड़े प्यार के साथ। चलो चलो। मैंने कहा सुन छोकरी, हेलो सुन लो। जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी? जन्म के आधार पर ये नागरिकता जो मिली ना, जन्म के आधार पर। ये क्या बोला पहले ही समझाओ। मैंने कहा जन्म के आधार पर देखो नागरिकता कैसे मिलेगी। 26 जनवरी 1950 से पहले, क्योंकि हमारा संविधान लागू होता ना इस दिन, आपका माँ या बाप, पिता में से दोनों में से कोई एक जो भारत का नागरिक हो, कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। मैंने पूछा तुम्हारे माँ बाप में से कोई 26 जनवरी 1950 यानी क्या 26 जनवरी 1950 दोनों में से 26 जनवरी 1950 की बात चल रही, दोनों में से या तो भारत का तक यहाँ तक 26 जनवरी 1950 तो पहले ठीक, कोई या तो माता हो या पिता हो, 26 जनवरी 1950 से पहले दोनों में से कोई भारत का एक नागरिक होना चाहिए, तो बच्चा भी भारत का नागरिक होगा, या तो उसका माँ हो या बाप हो। बात समझ में बात, भारत का नागरिक कैसे बनेगा? 26 जनवरी 1950 तक दोनों में मैंने कहा या तो माता हो या पिता हो, अगर दोनों में तो कोई भी एक भारत का नागरिक है ना, तो उनसे पैदा होने वाली जो संतान होगी ना, वो भी भारत का नागरिक होगी। प्रिया कहने लगी मतलब दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो या ना हो, पैदा होने वाला बच्चा भारत के नागरिक कहलाएगा। हाँ, जो भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर पैदा होगा ना, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। 26 जनवरी 1950 तक की बात है। तो या तो माता हो या पिता हो, ना हो दोनों, या माता भी ना हो या पिता भी ना हो, लेकिन वो बच्चा भारत की भौगोलिक सीमा में पैदा होगा। सही बात है, भारत की बाउंड्री के अंदर, भारत के नक्शे के अंदर कहीं पैदा होगा वो। सही बात है, इतना सभी इंजन होना चाहिए। सही बात है, तुरंत इंजन होना चाहिए। ठीक, अब बताओ सुन लो ध्यान लगा, इसलिए बहुत डेंजर सवाल बने इंटरव्यू के अंदर। एक बच्चा फ्लाइट के अंदर था, फ्लाइट आसमान में उड़ रही थी। अब बताओ, अब बात आसमान में उड़ रही थी फ्लाइट, अब बताओ कौन सी सीमा में पैदा होगा, उसकी नागरिकता कहाँ की मिलेगी? जिस देश के ऊपर उड़ रहा होगा, समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, वहां समुद्र में किसका अधिकार होता? 26 जनवरी 1950 से पहले ना, माता पिता दोनों में से कोई भारत का नागरिक हो या ना हो, तो पैदा होने वाला बच्चा भारत की, अगर वो भारत की भौगोलिक सीमा के आधार पर, भारत की भौगोलिक सीमा पैदा हुआ, भारत की बाउंड्री के अंदर, चुप हो जा। 1 जुलाई 1986 हमने बदलाव कर दिया था, 1986 में बदलाव करा। पैदा होने वाले बच्चे के माता पिता में से दोनों में तो कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, कानून कठिन बनते चले जाएंगे, कठोर बनते चले जाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनते चले जाएंगे, नागरिकता लेना और कठिन होता चला जाएगा। तो भारत के लोग, बहुत सारे लोग भारत में एंटी मार रहे थे, भारत की जनसंख्या बढ़ा रहा था फालतू में, बांग्लादेश के सारे यही घुस गया। ये दिख रहे तुम्हें यहाँ कर लेना पड़े साइड में, ये सारे बांग्लादेश था। इनके पास ना आधार कार्ड है, राशन कार्ड, ना कुछ है। पैदा होने वाला बच्चा ना, अब जब भी तुम कर लेगी तब जाओगे ना, उन्हें देखोगे तो बांग्लादेशी है। जो माता हो गया पिता होगी, दोनों में तो कोई एक हो ना, भारत का नागरिक होना चाहिए। दोनों में तो कोई भारत का नागरिक होगा तो ही नागरिकता मिलेगी, पहले नहीं आता ऐसा। 26 जनवरी 1950 तक
तुम और तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप कोई भारत का नागरिक हो या ना हो, तुम धोखे से भारत की बाउंड्री के अंदर पैदा हो गए, भारत के नागरिक हो। धोखे से कैसे मान लो, समझ लो, एक जोड़ा था बाहर तो घूमने आया था, जोड़ा, जोड़ा मानते जान, वो नहीं नाग नागिन वाला, सही है। जोड़े का मतलब एक लड़की थी एक लड़का था, दोनों घूमने आए थे यहाँ से, वहीं दोनों शादी हो रखी थी, भारत के अंदर ठहरे, महिला प्रेग्नेंट थी, भारत की बाउंड्री में पैदा होगा तो भारत का नागरिक हो इस कानून के तहत। हमने बदलाव कर दिया, अब बदलाव कर दिया, कोई बाहर का जोड़ा घूमने आया, एक अंग्रेज थी एक अंग्रेज घूमने आए, दोनों दोनों अंग्रेजनी के साथ घूमने आया भारत की बाउंड्री के अंदर, तो वह महिला प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा ही पैदा होगा, अब भारत का नागरिक नहीं है वो। सही बात है, क्योंकि हमने कानून में बदलाव कर दिया ना, जो कानून कहेगा वही होगा। सही बात है, जो कानून कहेगा वही होगा, भारत का नागरिक नहीं है, क्योंकि हमने कानून में बदलाव कर दिया। दोनों में उनका कोई माँ बाप दोनों में, ये कानून क्या कह रहा है 1986 वाला, कह रहा है दोनों में पैदा होने वाला बच्चा माँ बाप में एक भारत का नागरिक होना चाहिए। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 86 में राजीव गांधी की सरकार थी, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने साइन इंडिया का नारा दिया था, चमकता भारत इसका नारा दिया था। उन्होंने पता क्या कहा, पैदा होने वाले बच्चों में से दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और अवैध प्रवासी ना हो। ये बात विशेष, तो कुछ लोग ऐसे भी तो हो जा, अवैध प्रवासी का मतलब प्रवास कर गया हो इस स्थान से दूसरे स्थान पर, बांग्लादेश से भारत में एंट्री मारेगा। सही बात है, अवैध प्रवासी ना हो। क्या कहा, देखो पैदा होने वाले बच्चे के माँ बाप दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, वही बात लिखी जो लिखी, लेकिन एक लाइन और जोड़ दी, अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी किसे बोल रहे, जो प्रवास कर जा, माइग्रेट कर जा अवैध तरीके से भारत में, वो अवैध तरीके से। सही बात है, मान लो कोई बांग्लादेश का, उनमें तो किसी माँ बाप में तो कोई एक भारत का था, लेकिन वो बांग्लादेश में रह रहा है, अब भारत में आया हो, एयरपोर्ट पकड़ कर नहीं आया हो ना, धोखे तो बाउंड्री पार करके तब आया हो इनलीगल तरीके से, तो फिर वो भारत का नागरिक नहीं कहलाने का उसका बच्चा। समझ गए, यही बात मैंने यहाँ लिख रखी है, इसके अंदर देखो क्या लिख रखी है यहाँ से, यदि कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात 1 जुलाई 1986 से पहले भारत की भौगोलिक सीमा में पैदा हुआ तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। वही बात लिख रखी जो पहले में समझाई थी। यदि कोई 86 वाले में क्या बात लिख रखी, यदि कोई बच्चा 1 जुलाई 1986 को तथा उसके बाद 3 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुआ है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब उसकी माता पिता में से कोई, दोनों में से कोई कम से कम भारत का नागरिक होना चाहिए, माता हो या पिता हो, दोनों में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए तो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये नियम जरूरत और समय के लिहाज से बदलते चले गए और अर्थात कहा जा सकता है कि नागरिकता लेना और कठिन होता चला गया। नागरिकता संबंधित कानून समय समय पर जटिल होते चले गए, कॉम्प्लेक्स होते चले गए, नागरिकता लेना और कठिन होता चला गया। आज तो नागरिकता लेना इतना कठिन, कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ आकर रह रहा ना, जो प्रिया थी, मैंने कहा प्रिया, मैंने कहा तू प्रिय के सपने देखती रह, लेकिन तुझे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। सही बात है, तू कह रही मैं इंतजार करूंगी, मैंने कहा चाहे 4 साल कर ले चाहे 5 साल कर ले, टटरी के बाल है ने, ये भी धोले हो जाएंगे, लेकिन नागरिकता नहीं मिलने की आगे। अभी देखो कितना कठिन नागरिकता लेना। हाँ क्या, कौन, आए हाय, उम्र कितनी उम्र तेरी, कितनी उम्र, एज बताना तुम, मुझे कितनी तेरी एज मेरे हिसाब से 21 से लेकर 24 के बीच में होगी। क्यों होगी 24 के बीच में, 21 होगी, 22 होगी, 25 तो पहले जब तक एज रहेगी ना इंसान की, बल्कि 27 से पहले 27-28 से पहले इंसान की जो इमोशंस हो ना चरम पे हो, भावनात्मक पक्ष मजबूत हो इंसान का, मजबूत नहीं कमजोर हो, इस सामने किसी सामने कुछ भी जरा सा उसके सामने थोड़ी सी एकदम ठिनक पड़ेगा, कोई शायरी मार देना तुरंत, हम आपके थे कौन, एकदम इसमें भावना जाग जाए, इसमें भावना जाग जाएगी इनकी, चरम कौन है इस टाइम। ठीक, तो वही वाला हाल है भाई, ये तो साइंटिफिक प्रूफ है ना। सही बात है, गाय का पछड़ा देखा था ना, गाय का पछड़ा, तो गाय का पछड़ा जब छोटा छोटा हो ना, गाय फिरता फिरता, कौन, प्रिया के साथ ब्रेकअप, हाँ एडजस्ट नहीं होता ना। चलो, यदि कोई बच्चा 3 दिसंबर 2004 को या उसके पश्चात भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर पैदा हो, वह भारत का नागरिक कहलाएगा। यदि उसके माता पिता दोनों में से कोई कम से कम भारत का नागरिक
हो परंतु अवैध प्रवासी न हो, जो मैंने तुमको बताया था थोड़ी पहले बात है। वर्तमान समय में यही प्रावधान है, अब भी यही प्रावधान है। अगर भारत की नागरिकता लेनी है ना, तो मैंने प्रिया को साफ कह दिया, अगर तो यहाँ की नागरिकता चाहिए ना, एक तरीका तेरे माँ या बाप में तो कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर उसने आधार कार्ड चेक करने स्टार्ट करे, मेरे बाबा नागरिक थे, मैंने कहा चल निकल, माँ बाप की बात चल रही है यहाँ से। सही बात है। ठीक, मैंने कहा उसे, मैंने कहा 2 साल है तेरे पास। प्रयोग का मैंने कहा 2 साल है तेरे पास, अगर तेने कोई आइडिया लगा लिया तो ठीक है, नहीं तो मेरी शादी हो जाएगी बस। क्या मेरी कहानी सुनाइए। बात ना करो। दूसरा दूसरा आइडिया बताओ कोई। इस कहानी के नीचे मैं पूरा समझा दूंगा। सही बात कहने लगे मुझे दूसरा आइडिया बताओ कोई, मुझे नागरिकता चाहिए। ठीक है, नागरिकता मिलेगी तुम्हें वंश परंपरा के आधार पर। अगर कोई भारत की भौगोलिक सीमा से बाहर पैदा हुआ फिर ऐसे कुछ जुगाड़ नहीं है क्या? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा जाओ फिर क्या दिक्कत है, बताओ। वंश परंपरा के आधार पर तो नागरिकता मिल सके, एक तरीका ये नागरिकता लेने का। मैंने कहा हाँ 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 आओ। 26 जनवरी 1950 की बात थी, एक तरीका ये भी है नागरिकता लेने का, सुन लो। एक तरीका ये भी है, 26 जनवरी 1950 को या उससे पश्चात 3 दिसंबर 2004 से पहले, 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात, उससे पहले नहीं है, उससे पश्चात ये 3 दिसंबर 2004 से पहले, 1950 के और 2004 के बीच में, ठीक है, भौगोलिक सीमा से बाहर पैदा हुआ, प्रिया बाहर पैदा हुई, भूटान के अंदर पैदा हुई, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। वाह वाह गरीब, वाह वाह शाबाश। यदि दोनों माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। मैंने कहा ये तो बात बताई थी थोड़ी देर पहले, और क्या बताई थी? छी कितने गंदे हो आप, सपने तोड़ दिए मेरे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, तो और भी कठिन हो जाएगा प्रावधान। देखो, ये वंश परंपरा के आधार पर यदि कोई बच्चा 3 दिसंबर 2004 को या उसके पश्चात भारत की भौगोलिक सीमा से बाहर पैदा होता है, बाहर पैदा हो रहा है, भारत की भौगोलिक सीमा में पैदा हुआ, भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर पैदा हुआ, अच्छा, तो उस वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिक कहलाएगा यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, परंतु उसके पास कोई भी विदेशी पासपोर्ट ना हो। कोई भी विदेश का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सही बात है। अगर उसने विदेश का पासपोर्ट बनवा रखा है ना, तो पासपोर्ट उसी व्यक्ति का बना, पता है उस व्यक्ति का है जो वहां का नागरिक होगा। जब उन्होंने वहां की नागरिकता लेगी, यहाँ की नागरिकता लेगा, धनिया करेगा वो। सही बात यार, इसे साफ साफ कह रखी। तो मैंने कहा बताया ऐसा है क्या, पता क्या कह रही, नुकारी यो भी नहीं है, नुकारी में यहाँ का पासपोर्ट कैंसिल करो। मैंने कहा बनवाया ही क्यों था, फिर तो तू क्राइम कर रही ना एक प्रकार से। नुकारी चल छोड़, ऐसे क्या बात समझ नहीं, बात है क्या कर क्या, उसके पास कोई विदेशी पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। अभी मैं पासपोर्ट बनवा रहा हूँ, कैंसिल होगा था मेरा। एक मैंने नुकारी दूसरा तरीका बताओ, सुन लो। मैंने कहा तीसरा तरीका पूछ, 2 तो तरीके तो बचा दिए तुझे, तीसरा तरीका पूछ। मेरे पंजीकरण रजिस्ट्रेशन भी तो करवा सको। मैंने कहा रजिस्ट्रेशन में न्यू तो है नहीं, मेरा बापू रजिस्ट्रेशन करवाएगा। सही बात है, क्योंकि सरकार ने जो कानून दे रखे होंगे उसके हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन होगा। गरीब बताओ फिर क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा रुक जा, करेगा पंजीकरण करवाएंगे, तेरा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता मिलेगी। अच्छा गरीब, कोई भारतीय मूल का नागरिक पिछले 7 सालों से, भारतीय मूल का नागरिक पिछले 7 सालों से भारत से बाहर रह रहा हो, तो वह नागरिकता है तो पंजीकरण कर सकता है। कोई भारतीय मूल का नागरिक यानी मूल रूप से पहले भारत में रह रहा था, लेकिन पता क्या होगा, अब वो ना पिछले 7 सालों से बाहर रह रहा है, किसी काम से बाहर गया हुआ, और उसे नागरिकता चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आराम से मिल जाएगी नागरिकता। नहीं बात, कोई भारतीय मूल का नागरिक विगत 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो, लेकिन वो सच में भारत का रहने वाला था। मैं हूँ यहाँ तक रह रहा था, मैं 7 साल तक मैं बाहर रहा। सही बात है। अब मेरा मन कर रहा है, अब मैं बाहर नहीं रहना चाह रहा, मैं अपने गाँव देश में रहना चाह रहा। सही बात है। तो मैं चाह रहा जहाँ की नागरिकता मुझे मिल जाएगी तो रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ। अगर 8 साल हो गए ना, फिर नहीं मैं भारत का नागरिक कहलाएगा। याद रखिए बात ये। यदि कोई प्रवासी किसी भारतीय नागरिक से विवाह करके, प्रवासी देख लो, ये कोई प्रवासी है किसी भारतीय नागरिक से विवाह करके विगत 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो, इस प्रकार पंजीकरण के द्वारा भारत में नागरिकता वो रजिस्ट्रेशन करवाना जा सकता, उसे नागरिकता मिल जाएगी। मैंने कहा यार एक काम कर, तू प्रवासी जा, मेरे क्या करना। मैंने कहा भाग जा मेरे साथ। भागने के बाद ना जैसे 7 साल बीत जाएंगे, जब हम इस एरिया में भटकते भटकते फिरेंगे, 7 साल बाद हम पंजीकरण करवा लेंगे, फिर नागरिकता मिल जाएगी। मैं कह रही ये सही बात है। मैंने कहा फिर आ जा तू। ठीक है, मैंने गोरखपुर वाले सुन लो,
मैंने कहा जो रास्ता लगा ना नेपाल के पास वाला रास्ता, उस वाले रास्ते से पश्चिम बंगाल वाले रास्ते से टच करते हुए आराम से आ जा तू भारत में इंडिया। ठीक है, मैंने अपना सामान पैक कर लिया, मैं आ रही हूँ इंडिया के। ठीक, आली प्रिया, ठीक है, उसका सपना टूट जाएगा। बात समझ नहीं बात यार। फिर प्रिया मुझे फ़ोन लगाती है, हेलो कहाँ हो? मैंने कहा कौन बोल रही, तो जानते नहीं कोई किस तरह। मैंने कहा कौन हो तुम? वो भारत की बाउंड्री के अंदर आ भी गई, बाउंड्री के अंदर आ भी गई बात। तो गाड़ी में तो यहाँ कोलकाता में खड़ी हुई, आप कहने वाले थे मुझे एयरपोर्ट पे लेने वाले। मैंने कहा सॉरी, मैं नहीं जानता किसी तरह का। क्या हुआ? फिर गाना, ऐसे टाइम पे गाना, ऐसे टाइम पे कौन सा गाना बजाया? तूने छोड़ दिया क्यों तन्हा है। कहा था ना 21 से लेकर 18 साल तक लेकर ना 18-17 साल तक लेकर 25 साल तक जो इमोशन चरम पर है बिल्कुल एकदम तुरंत। किसी ने ढंग से शायरी सुना दी ना, एकदम अंश तुरंत फूट पड़ेंगे वो। कोई भारतीय मूल का नागरिक विदेशी, सुन लो, कोई भारतीय मूल का नागरिक विदेशी या नागरिक, भारतीय मूल का नागरिक लेकिन विदेश में रह रहा है पिछले 5 वर्षों से, उसके पास OIC कार्ड, ये समझेंगे OIC कार्ड क्या हो। OIC कार्ड हो, भारत में 1 वर्ष से रह रहा हो, वह पंजीकरण के लिए नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास OCI कार्ड, OCI कार्ड, ठीक है नहीं, तो भारत में 1 वर्ष से रह रहा हो तो पंजीकरण के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है पंजीकरण के द्वारा। मैंने भारतीय मूल का नागरिक पिछले 5 वर्षों से उसके पास OCI कार्ड हो, इसे ओवरसीज सिटीजनशिप बोलना है, जानेंगे क्या होगा। अगर भारत में 1 साल तक रह रहा हो तो उसे पंजीकरण कर सकता, नागरिकता मिल जाएगी उसे। ठीक है, ये तरीके हमारे पास नागरिकता लेने के। चलो, प्रिया ने फिर फोन करा, तो कहा और कोई फंडा नहीं आएगा नागरिकता का। मैंने कहा ओ मेरी माँ में नहीं जानता तुझे, ठीक है, तो कह आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पाप लगेगा। फिर मैंने बताया क्या कहा सर, मैं तो मजाक कर रहा था तेरे साथ। मेरी छी इतना गंदा मजाक करते हो आप। मैंने कहा ठीक है जाओ। नेचुरलाइजेशन सहजीकरण के द्वारा, सहजीकरण के द्वारा यदि कोई भारतीय मूल का नागरिक पिछले 14 सालों से या 14 से 12 वर्ष, विगत 14 वर्षों से या विगत 12 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो वह सहजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। सहजीकरण के द्वारा ऑटोमेटिक नागरिक बन जाएगा। 12-14 साल हो गए रहते रहते ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगी उसे। सही, वह बात अलग है, कोई 15-15 साल आए फिर भी सारा सरकार नहीं बनता। कुछ लोग ऐसे भी है ना, नए क्षेत्र के अधिकारी द्वारा पता लग रहा है, कल को फोन आया, सही बात है, अगले दिन क्या हुआ, सरकार ने फैसला ले लिया, भूटान की सरकार चाह रही कि वो भारत में मिल जाना चाह रही है, अपना भूटान वालों को उनका खर्चा पानी चल नहीं रहा, कह रहे हैं हम भारत में शामिल कर लो, अपना नक्शा पूरा कर लो भारत का। सही बात है, ये नक्शा पूरा कर लो अपना भारत का, सही कर लो नक्शे को। हम भारत में आना चाह रहे हैं, हम भूटान कोई देश नहीं है, हम भूटान के नागरिक हैं, भारत के नागरिक। अब जो भूटान, प्रिया कहाँ की रहने वाली थी, भूटान की, जब भूटान की रहने वाली तो वो भारत की नागरिक कहलागी। मैं कह रही ये मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, ठीक। और ट्रेन पकड़ के वो गाँव मेरे हरिद्वार स्टेशन पर आई, मेरे घर ही देखा क्या मेरी शादी हो चुकी थी। पता लगा सर, मैं तो इस टाइम हनीमून पर गया हुआ वहाँ फ्रांस के अंदर। ठीक, अब बताओ जी, बात समझ आई नहीं आई। अब बताओ प्रिया को कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा? बुरा लगा, जान लूँ। उसके बाद क्या हुआ, बाद में जाकर पता चला कि मैं तो जो कहानी बताई गई थी, हाँ किसी ने बताई थी मेरी शादी हो चुकी, वो सब झूठ था। 1 साल 2 साल और नसी चक्कर में काट दी। सुन लो, ध्यान रहेगा, ये पढ़ लो ये नए क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा, वही बताया था। अब अगला तरीका बता रहा हूँ, नागरिकता त्यागने के तरीके, नागरिकता को कैसे त्यागते हैं। सही बात है। अब प्रिया ने फैसला कर लिया कि वह भारत के अंदर ना, नागरिकता भी ले ली थी उसने, इतने साल वेट करके बेचारी नागरिकता भी ले ली। सही बात है, उसने हर प्रयास करे, पूरा एफर्ट लगाया, एड्डी चोटी का जोर लगा दिया। सही बात है। अब मेरे जैसा आदमी फ्रांस, पेरिस, लंदन सारी घूमता फिर रहा है, अकेले मस्ती मार रहा। नागरिकता त्यागने के तरीके, उसने फैसला कर लिया, प्रिया वापस जा गई, नागरिकता है उसके पास, अब भारत की नागरिक है, उसने फैसला कर लिया अपने देश वापस जागी, अब यहाँ से दूर जागी कहीं। ठीक, एक तरीका खुद ही त्याग दो। क्या उसने बात अंत द्वारा,
वंचना द्वारा, कंचना नहीं है वंचना, इसे भी समझ लो यार। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग करता है तो वह भारत की नागरिकता से वंचित हो जाएगा ऑटोमेटिक। मेरा मन नहीं कर रहा है भारत में रहने का, प्रिया ने ये तो फैसला किया कि वो अब सिंगापुर जाएगी और सिंगापुर में रहेगी। सही बात है, वो सिंगापुर जाएगी और सिंगापुर में रहेगी। क्या ना, यदि कोई व्यक्ति क्या कर ले उसमें बात ना करो। यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसी स्थिति में भारतीय नागरिकता का अंत कर दिया जाएगा। कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले, मन प्रिया ने जाकर सिंगापुर की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अब ले ली नहीं जाएगा, चले गई ना, सिंगापुर में रहेगा ना, बस छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती है वहीं से। सही बात है, एक अनाथालय में बच्चे रहते हैं, बस खाना खाती है और बस छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है, उसमें अपना जीवन गुजारा करती है। क्या नेक्स्ट, यदि यह पाया गया कि कोई व्यक्ति भारत से गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करी है ना तो उसे वंचित कर दिया जाएगा। सही बात है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बात सुन आई? कोई प्रॉब्लम भाई सुन यार, बात ना करो। अगर गलत तरीके से नागरिकता पर, मैं भी सिंगापुर में रह रहा लेकिन मैंने सिंगापुर की नागरिकता प्राप्त करी थी ना, पैसे देकर प्राप्त करी थी गलत तरीके से, इसलिए वहाँ की सरकार ने उन्हें उठा जेल में डाल दिया था। अब मैं 4 साल से जेल काट रहा हूँ। सही बात है, अब मैं हालत इतनी हो चुकी, मेरे पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। सुन लो, आज मैं जेल तो छोटा 4 साल बाद, 4 साल बाद मैं बाहर की दुनिया देख रहा, सिंगापुर में कैसा है बुरा, वहां मेरे कोई जानने वाला भी नहीं है। सुन तो उसके बाद क्या हुआ, पूरे 4 सुन लो यार, क्योंकि मैंने इनलीगल तरीके था ना, ऐसे वहां नागरिकता ग्रहण कर ली थी। कहाँ की? भारत की नहीं, सिंगापुर की। 4 साल बीत गए पूरे के पूरे। 4 साल बाद भी घर से बाहर निकला जेल से। आज मुझे भूख लग रही बहुत जोरों की, मैंने कुछ भी नहीं खाया शाम तक शाम होते ना धीरे धीरे उस अनाथालय में पहुंच गया जहाँ प्रिया काम कर रही थी। उस अनाथालय में पहुंच गया। फिर मैंने देखता हूँ सफेद कपड़ों में बच्चों की सेवा करते हुए, बच्ची सेवा करते हुए। इंसान से ब्रह्मचारी हो जाना। चलो कितना टाइम होगा ये बताओ? ठीक, अभी कहानी यहीं तक रहेगी, प्रिया वाली कहानी। इसके बाद की कहानी में क्या हुआ हम बाद में बात करेंगे। हैप्पी नहीं होती एंडिंग यहाँ से। कहानी वही हो, ठीक है, जो ट्रेजेडी पर, जिसका अंत ट्रेजेडी हो, त्रासदी हो, वही कहानी अच्छी हो। सही बात है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कहानी में तेरे हिसाब से? इन्हें कहानी में ज्यादा मजा आ रहा है, सही ज्यादा मजा नहीं आ रहा। देखो नागरिकता के बारे में समझ रहे थे हम, तो नागरिकता मैंने यहाँ तक तुम समझाते हो, पिछले वाला पेज दिखा दो तुम, वहाँ तक समझाया था नागरिकता, यहाँ तक समझाया, ये पूरा पेज मैंने क्लियर कर दिया था। नागरिकता को लेकर पहली बार जब कानून बना ना 1955 में बना, ये वाला पेज क्लियर होगा था हमारा। नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये वाला कानून बना था हमारा। सही बात, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, इस कानून के अंदर जो बदलाव हुआ, इस कानून के बदलाव 1986 में, 1992 में, 2003 के अंदर, उसके बाद 2003 में PIO का आया था, पर्सन इंडियन ओरिजिन जिसे बोलते हैं। इस पर बात करेंगे, यूपीएससी सवाल पूछ सकते तो भी। उसके बाद 2005 में OCI कार्ड आया था, पासपोर्ट बनवाने चलोगे तो इस पर लिखा होगा OCI कार्ड, वहाँ खुद बता रहा है। भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 2015, ठीक है, भारतीय नागरिकता संशोधन विधेयक 2016। अच्छा 2019 में बहुत बहस छिड़ी थी इस चीज़ को लेकर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद थोड़ा हम कहानी को बढ़ाते हैं आगे। आ जाओ इस वाले चार्ट पर, इस वाले डायग्राम पर। व्यक्ति किस चीज, व्यक्ति हो ना, व्यक्ति हमारे पास 2 प्रकार के हो। व्यक्ति हमारे पास 2 प्रकार है। इंडिविजुअल क्या हो, एक तो हमारे पास सिटीजन हो, एक हो एलियन। हमारे पास एलियन जैसे बोल लो, एलियन भी नहीं है, जादू वाला एलियन नहीं है। सही बात है, नागरिक, एक तो हमारे पास हो नागरिक, एक हो गैर नागरिक। गैर नागरिक को विदेशी बोल लो, ये हमारे पास सिटीजन होंगे। जो हमारे पास गैर नागरिक होंगे ना, 2 प्रकार के होंगे, तो सामान्य विदेशी होंगे, एक भारतीय मूल के होंगे। जो भारतीय मूल के होंगे ना, उन्हें इंडियन डायस्पोरा बोल लेंगे। इंडियन डायस्पोरा नाम याद रखना है, इंडियन डायस्पोरा।
ठीक है। भारतीय मूल के प्रवासी, पहले भारत में रहते, प्रवास करके कहीं और चले गए, उन्हें बोलेंगे इंडियन डायस्पोरा है। ध्यान से समझ लो, व्यक्ति दो प्रकार के हो, एक तो नागरिक हो, गैर नागरिक हो। नागरिक में जो सच में भारत के नागरिक है, भारत की बाउंड्री में पैदा हुए। गैर नागरिक दो प्रकार के हो, एक हो जो विदेशी हो, एक तो सामान्य विदेशी हो, सामान्य जो विदेशी हमारे जैसे लोगों लेने देना नहीं है उनका। एक भारतीय मूल के नागरिक, भारतीय मूल के नागरिक को हम दो भागों में बांट सकते। भारतीय मूल इंडियन डायस्पोरा, क्योंकि उनका संबंध भारत तो होगा पक्का, उनके माँ बाप में तो कोई 4 पीढ़ी में तो कोई एक भारत में पक्का रहा होगा, इसलिए भारत ने भी सांस्कृतिक तौर पर जुड़ाव महसूस करते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के अंदर जाते हैं ना, तो यहाँ से बहुत सारे मजदूरों को, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी 18वीं सदी के अंदर, बहुत सारे मजदूरों को भर के यहाँ से इंग्लैंड भेजा गया था, वापस ही नहीं आ पाए, खर्चा ही नहीं आता, वहीं घर बना लिए, आज भी वहीं की नागरिकता ले ली, लेकिन जुड़ाव फिर भी उनके दादा परदादा उनमता आज भी भारत के थे, हमें जुड़ाव महसूस करते हैं, उन्हें इंडियन डायस्पोरा के नाम से जानते हैं। हम उन्हें भारत के अंदर, भारत की सरकार उन्हें छूट देती है, लो तुम्हें अगर कार्ड बनवाना, तुम्हारे पास एक कार्ड होगा ना, तो भारत सरकार उन्हें छूट देती है। जब छूट देती है ना, तो भारत अपने जुड़ाव महसूस करते हैं। आप भारत में घूमने आते हो, अलग अलग प्रकार की छूट मिलती है। जब हमारे पास यहाँ नागरिकता बहुत छूट मिलती है, और समझते हैं। तो भारतीय मूल के नागरिक एक तो वे हैं, भारतीय मूल के वे नागरिक जिनके पूर्वज 4 पीढ़ी के थे, 4 पीढ़ी के हो। 4 पीढ़ी का मतलब तो तुम्हारी खुद की पीढ़ी हो गया, तुम्हारे पेरेंट्स वाले, इस तुम्हारे बाबा, फिर उसके भी बाबा, फिर उसके भी बाबा, तो तुम इंडियन डायस्पोरा, समझ गए ना? 4 पीढ़ी, समझ गए ना तुम? 4 पीढ़ी, उसके बाबा नहीं मतलब समझ जाओ 4 पीढ़ी, तुम्हारे पेरेंट्स, फिर उसके पेरेंट्स 2 पीढ़ी होगी, फिर उनके पेरेंट्स 3 पीढ़ी, फिर उनके पेरेंट्स 4 पीढ़ी हो, ऐसा करके। तो भारतीय मूल के वे नागरिक जिनके पूर्वज 4 पीढ़ी के हो, भारतीय मूल के वे नागरिक जिनके पूर्वज 4 पीढ़ी से कम के हो, जिनके पूर्वज 4 पीढ़ी से कम के होंगे, उन्हें बोलेंगे NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन। भारतीय मूल के वे नागरिक जिनके पूर्वज 4 पीढ़ी में से कम के हो, उन्हें NRI बोल लो, नॉन रेसिडेंट इंडियन। लड़कियां कहती है, भारतीय लड़कियां क्या कहती है, मैं NRI के साथ शादी करूंगी, भारत की लड़कियों को पसंद हो NRI, वही बात है, हो भारत का लेकिन बाहर रह रहा हो, सही बात है, बोलो नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है। क्या बोल रहे हो? तो भारतीय मूल के नागरिक जो 4 पीढ़ी से कम के हो, 4 पीढ़ी से कम, ज्यादा 4 पीढ़ी के होंगे तो भारतीय मूल के वे नागरिक होंगे। एक जो 4 पीढ़ी से कम के होंगे उन्हें NRI बोल लेंगे। अब 2003 में हमने क्या प्रावधान करा था, 2003 में हमने क्या प्रावधान करा था, क्या प्रोविजन डाला था जब हमने कानून बनाए थे? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बात या ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 11 में लिखी हुई, अनुच्छेद 11 के अंदर, आर्टिकल 11 के अंदर, उसके बेस पर हमने कानून बना रखा। पहला कानून बना 1955 में, उस कानून में समय समय बदलाव हुए, 86 में बदला हुआ, 92 में बदला हुआ, 2003 में बदला हुआ। 86 92 वाला इंपोर्टेंट नहीं है, 2003 वाला इंपोर्टेंट है, कुछ खास बात होगी, समझ लो क्या खास बात है। इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं, इंडियन डायस्पोरा, इसका मतलब भारत का नहीं है, भारत का संबंध रखता है, उसे इंडियन डायस्पोरा बोल रहे, भारत का संबंध इसके साथ। 2003 में ना जो भी हमारे इंडियन डायस्पोरा थे, जितने भी इंडियन डायस्पोरा थे, इंडियन डायस्पोरा का मतलब भारतीय मूल के प्रवासी जैसे बोलते हैं। इंडियन डायस्पोरा को मैंने एक PIO कार्ड दे दिया, पर इसका नाम है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जिस व्यक्ति के पास था ना वाला कार्ड, तो समझ लो समय विशेष प्रकार की रियायतें दी, छूट दी, समझ क्या छूट दी, समझ लो 15 वर्षों तक बिना किसी वीजा के आ सकता है। बताओ, वीजा ही बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास PIO कार्ड हो, PIO कार्ड किसके पास होगा? इंडियन डायस्पोरा के अंदर। इंडियन डायस्पोरा कितने प्रकार के हो? 2, जिनके 4 पीढ़ी तक कम के होंगे, 4 पीढ़ी से ज्यादा के होंगे, 4 पीढ़ी तक के होंगे, 4 पीढ़ी से कम के होंगे, 4 पीढ़ी तक के होंगे, जिनका माँ बाप मतलब दादा परदादा मतलब कोई एक भारत का रहा होगा कभी, उन्हें बोले इंडियन डायस्पोरा। उन्हें छूट दे दी 15 सालों तक तुम भारत के अंदर बिना वीजा के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। फायदा क्या होगा इसका, बेनिफिट क्या होगा? इसे तुम इकोनॉमी से भी जोड़ सको। इसका बेनिफिट होगा भारत के अंदर ना, एक तो मैं आगे क्योंकि भारत सांस्कृतिक जुड़ाव रखते हैं, कल्चर कनेक्ट है ना, एक प्रकार का कल्चर को प्रमोट करने के लिए मतलब क्या करते हैं, भारत के अंदर आगे तो डॉलर लेकर आएंगे, तो भारत सरकार का फॉरेक्स बढ़ेगा, सही बात है। और फॉरेक्स बहुत बड़ी चीज हो, मैंने तुम्हें बताया था देश को चलाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार, पता ना विदेशी मुद्रा भंडार पढ़ाया था मैंने तुम्हें, तो इनकी जरूरी भारत सरकार नजर रखती है, भारत सरकार चाहती है इन्हें ना अट्रैक्शन आकर्षित करने के लिए इन्हें छूट देती है, विशेष रियायतें देती है, ताकि इनका झुकाव भारत की तरफ हो, डॉलर लेकर भारत के अंदर एंट्री मारा। नजदीकी पुलिस स्टेशन में 6 महीने में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होंगे, बस जो लोकल पुलिस स्टेशन होगा 6 महीने के अंदर में डॉक्यूमेंट दिखाने में, कहीं आतंकवादी गतिविधि में लिप्त हुआ फिर क्या करेंगे, इसलिए डॉक्यूमेंट दिखाने पड़े 6 महीने तक, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, इससे समझने की कोशिश करते हैं ये क्या बोला। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ठीक। पॉलिटी के बता कितने क्वेश्चन आगे पेपर 15 से लेकर 18 के बीच में, 15 से लेकर कितने 18 के बीच में। और सबसे बड़ी खास बात है तुम्हारी रोज की रोज पॉलिटी चल रही, ठीक है, तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा रन करेगा उसके अंदर, ठीक हो गया। अब मैं CSAT समझाने वाला हो रहा हूँ, CSAT जैसे मैं CSAT की क्लास लूंगा ना, सारे रीडिंग को निरंतर करूंगा, कम से कम 24 से लेकर ना टोटल 13 तक के सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खुद ही स्टडी करूंगा फटाफट, तो वहाँ तो तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। जब सामने बैठ रहा है ना पूरा इस टाइम तो यहाँ बैठे तो तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट्स नहीं आ रहा, ना इधर का ना उधर का, जैसे तुम अकेले हुए तो तुम्हारे दिमाग तुम्हें घेर लगा,
अलग अलग प्रकार के थॉट्स। जैसे तुम मेरे पास मीटिंग में बैठे रहते हो, ना तो इधर की सोच सकते ना इधर की, उसी चीज पे उसी टॉपिक पे जाकर सोचोगे, ये मीटिंग का फायदा होगा। सही बात है, 3-3 4-4 घंटे में तुम बैठा कर कुछ जान पूछ कर, ताकि तुम्हारे माइंड को स्टेबल रखा जा सके। क्योंकि जिस स्टेज में तुम सफर करो ना, इस स्टेज में अनस्टेबिलिटी आ जा, व्यक्ति के अंदर अनस्टेबिलिटी आ जा, अलग अलग दिशाओं में दिमाग दौड़ेगा। तो इस एज के अंदर तुम अगर स्टेबल हो गए ना, तो बहुत बड़ी बात होगी। चलो समझ लो, आ जाओ। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 हमारे पास, ये भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में हमने कानून बदल दिया। क्या करा मैंने, 92 वाला 86 वाला क्यों पढ़ा, पुराना हो चुका, काम कभी नहीं आता, इसलिए इंपॉर्टेंट। 3 वाला पूछ सकते, 3 में किसकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उन्होंने क्या करा, भारतीय मूल के नागरिकों को आकर्षित करने के लिए पीआईओ कार्ड की संकल्पना विकसित की। पीआईओ कार्ड की संकल्पना विकसित की थी किन, अटल बिहारी वाजपेयी ने। जो मैंने तुम्हें बताया, पीआई कार्ड के तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। जो पीआई कार्ड बनाया था, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के नागरिक, भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के नागरिक। याद रहेगी बात। पहला प्रावधान क्या करा अटल बिहारी वाजपेयी ने, पता क्या कहा, जो कहा भारतीय मूल के नागरिक जो 15 सालों के लिए बिना किसी वीजा के मुफ्त आ जा सकते हैं। वाओ, परंतु उन्हें नजदीकी पुलिस स्टेशन में 6 महीने में रिपोर्ट देनी होगी। अच्छी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पता क्या कहा, और अच्छा क्यों कर रही सरकार, पता लग गया ना क्यों कर रही सरकार को। क्या चाहिए, रोकड़ा मतलब डॉलर चाहिए, डॉलर। सही बात है, 634 बिलियन डॉलर के आसपास भारत का पूरा एक्सपोर्ट वर्तमान समय में। और सरकार की पूरी पैनी निगाह रहेगी, इस तरह कानून बनाएगा बाहर के लोगों को आकर्षित करने के लिए। वे भारतीय मूल के नाम दे दे, बस भारतीय मूल के, भारत से जुड़ाव महसूस करेंगे, भारत के अंदर आएंगे घूमने फिरने। और आएंगे तो कैसे खर्च करेंगे, रुपए में खर्च करेंगे, डॉलर में खर्च करेंगे, और डॉलर तो चाहिए ही। दूसरे नंबर, वर्ष 2003 में 9 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। अब सोच लो तुम, इस अपनी तुम आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सको। जब तुम एफडीआई के बारे में लिख लोगे, समझ बात है, वहां लिखोगे, तुम इन्वेस्टमेंट के टॉपिक पे लिखोगे, तो इन 2-3 लाइन का इस्तेमाल कर सको। तुम पीआईओ कार्ड को डाल सको तुम जाकर, जब लिखते वक्त इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखना, तुम इकोनॉमिक्स में भी इस्तेमाल कर सको। डोंट लाफ। अच्छा हुआ क्या है, ये भी समझ लो। हुआ क्या है, वर्ष 2003 में 9 जनवरी को लक्ष्मी मंग समिति की सिफारिश पर, ये लक्ष्मी मंग समिति बनाई गई थी 2003 के अंदर। 9 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 9 जनवरी क्योंकि 9 जनवरी 1915 की डेट तक फेमस महात्मा गांधी जी आए थे भारत के अंदर। समझ मत, उनके हम एक एक कदम का सम्मान करते हैं। महात्मा गांधी ने जहाँ चप्पल भी रखा ना भारत में, वहाँ सही बात है, जहाँ भी चप्पल रखी थी महात्मा गांधी की, वहाँ भी महात्मा गांधी के नाम का मंदिर बना दिया। क्या नाम अम्बेडकर जी का, मुझे सुन लो, क्या नाम अम्बेडकर जी का यानी मुझे समझ में नहीं आता भारत के लोग ये गांधी से इतना प्रेम क्यों करते हैं। गांधी जी भारत के इतिहास का एक महज छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। अम्बेडकर ने कमेंट था, मेरे कमेंट नहीं है। दूसरा समझ लो, दूसरे नंबर पर पीआईओ कार्ड से पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका को वंचित कर दिया गया। वाह, कितनी खतरनाक बात बोल ली अटल बिहारी वाजपेयी ने। पता क्या कहा, कभी तुम सोच रहे हो अब कि हम पाकिस्तान के रहने वाले और हम भी पीआईओ कार्ड लग जाएगा 15 साल तक, फिर आना जाना हो जाएगा, एक तो सारे आतंकवादी भारत में घुस जाएंगे। सही बात है, बांग्लादेश वालों को, चीन वालों को, नेपाल वालों को, भूटान, अफगानिस्तान और श्रीलंका वालों को वंचित रखा गया। नुगारे तुम नहीं आ सकते, अपने पड़ोसी को दूर रखा है, क्योंकि सारे भारत में एंट्री मार जाएंगे। नुगारे फिर आना जाना ले। समझ बात है, क्या होगा, भारत में आकर डर बसा लेंगे, 15 सालों तक यही झोंपड़ी बसा लेंगे। समझ, तो भारत की भाई तो भारत पर पहले से बोझ पड़ रहा है। इसे कुछ इस प्रकार समझो, तुम्हारे घर में ना चार मेहमानों का खाना, और मुश्किल से लगातार हर दिन मेहमान आए जा रहे, तो नुकसान होगा फायदा होगा, नुकसान होगा। यही कारण है बस। मेहमान ठीक है, 1-2 आ रहा है, वो भी कभी कभी आ रहा है, इज्जत भी करेंगे। रोज है ना, फिर तो मामला गड़बड़। सही बात। अच्छा, जब भी घर में मेहमान आते हैं ना, सबसे ज्यादा नुकसान होता है लड़कियों को, क्योंकि खाना उन्हें बनाना पड़ेगा। फायदा भी हो, टाइम भी तो बहुत वेस्ट हो। थोड़ी बहुत ही गलती हो जाए फिर दिक्कत है। फिर 2005 पता क्या हुआ, सुन लो, चुप हो जाओ। 2005 में पता क्या हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार आई। मनमोहन सिंह की सरकार ने पता क्या, सुन लो यार, मनमोहन सिंह की सरकार आई। मनमोहन सिंह की सरकार ने, क्योंकि सरकार बदल गई, सरकार तो साडी अपनी नहीं है ना, ओसीआई आएगी, ओसीआई कार्ड। सरकार ने कहा ओसीआई कार्ड लागू करेंगे, वो उससे एक कदम आगे चली गई। वो वाली सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार क्या कहती है, नुगारे हम ना ओसीआई कार्ड जारी करेंगे। मनमोहन सिंह का तो पूछा ओसीआई का मतलब क्या हो, इसने कहा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। आसान भाषा में बताओ, विदेशी भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया,
भारतीय मूल के वे प्रवासी जो समुद्र के पार रहते हो। भारतीय मूल के वे प्रवासी समुद्र पार भारतीय नागरिक कहते हैं। ओसीआई कार्ड होगा। इन्होंने कहा हमने एक ओसीआई कार्ड बनाया। मैंने कहा क्या करना चाह रहे भाई? यू कह रहे इसके अंदर कुछ प्रोविजन डाल दिया हमने, अब सुन लो ध्यान लगेगा। मैंने कहा चल सुना भाई। यू कह रहे कहा कि इसके तहत ना भारतीय मूल के नागरिक ताउम्र बिना किसी वजह की पूरी जिंदगी, जिसके पास ओसीआई कार्ड दे दिया ना हमने 15 साल नहीं, जिसके पास पीआईओ कार्ड होगा, पीआईओ कार्ड होगा, वो तो 15 साल तक के लिए फेरी आ जा सके। बस में कौन कौन से देश के अंदर चाहिए? चीन, पड़ोसी देश के बारे में उन्हें एंट्री दे रखी हमने। क्यों? ताकि आतंकवाद को बढ़ावा ना, हमारे देश सुरक्षित रहे, देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, इसलिए हमने जानबूझ के ऐसा करा। इसमें क्या करा हमने? जिसे ओसीआई कार्ड दे दिया, पूरी जिंदगी ताउम्र आना जाना फिर रही जाओ, और आज भी है कार्ड। यो ओसीआई कार्ड केवल 2 देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश को वंचित करके रख दिया गया। सही भी करा है, अपने देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी ना। अगर तुम्हारा घर ही सुरक्षित नहीं है, ऐसे मेहमानों का भी कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे घर को आकर बर्बाद कर दे। सही बात है, ऐसे मेहमानों को कोई फायदा नहीं है। क्या? हाँ, ऐसे मेहमान किसी काम के नहीं है। ओसीआई कार्ड वालों को प्रतिबंध भी लगाया यूनियन। ओसीआई कार्ड वालों को पूरी छूट दे दी गई। जिसके पास ओसीआई कार्ड था ना, इसके तहत वोट देने का अधिकार नहीं है ना। उन्होंने बेटे वोट देने का बात तुम देख लो, ध्यान लगाकर। उन्होंने कहा आर्टिकल 326 के तहत वोट देने का अधिकार नहीं है ओसीआई कार्ड वालों को। याद रखना है, पूछे जाओ में बार बार। भारत में संवैधानिक पदों पर आसीन नहीं किया जा सकता। वो कल कहने लगा मैं तो राष्ट्रपति बनना चाह रहा है, अपना काम कर ले। मैं लोकसभा का अध्यक्ष बनना चाह रहा है, कोई मतलब नहीं है। मेरे पास तो ओसीआई कार्ड है ना, तो फिर भी लिमिट है, फिर भी लिमिट है, ये प्रतिबंध लगा रखे तेरे ऊपर। अच्छा, तो इधर ना अवसर की समानता प्राप्त नहीं है। कल को उन्होंने कहीं भी खड़े होकर मुंह ठेला खोल ले बैठ कर जाकर कहीं भी, सही बात है। तो बहुत सारे प्रतिबंध है। ये एग्रीकल्चर में फार्म लैंड नहीं खरीद सकते। जो कृषि योग्य भूमि ना, उसे भी नहीं खरीद सकते। इक्र तो हमारा सारा देश खरीद मारेंगे। सही बात है। जिसके पास ओसीआई कार्ड होगा, बाहर के लोग बहुत अमीर हो, पैसे कोई कमी नहीं है, भारत की सारी जमीन खरीद लेंगे। फिर बता जमीन खरीद के भारत के कोने कोने क्या कहेंगे? अब हमें एक अलग देश बना रहे हैं, तो काट कर लो। तो भारत की सरकार बहुत तेज थी। भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 हमने 2015 में डाल दिया सर। 2015 में फिर एंट्री मारी हमने। 2015 में पता क्या कर दिया? सुन लो, 2015 में किसकी सरकार आई? मोदी सरकार पता क्या कह रही? मोदी जी पता क्या कह रहे? मोदी जी अलग ही स्टाइल में बोलते हैं। 2015 मोदी जी आए, हमारे प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, क्या नाम है उनका? दामोदर दास मोदी। अच्छा, ये तो कह रहे जो पीआईओ कार्ड है ना आपके पास, पता क्या कह रहे हैं? कह रहे जिसके पास पीआईओ कार्ड और जो ओसीआई कार्ड, कह रहे इन दोनों को मिला के एक बनाएंगे। जिनके पास पीआईओ कार्ड है देखते रहे। क्या बोला दोबारा बोल। कह रहे जिसके पास पीआईओ कार्ड है, जिसके पास ओसीआई कार्ड है ना, दोनों को मिला के कर रहे हैं। उनका समझ में नहीं आया, दोबारा समझा। अच्छा, दोबारा समझाते हैं। पहले कार्ड का नाम बता क्या उसका? कह रहे ओसीआई कार्ड धारक थे ना जितने, ओवरसीज इंडिया, ये लिखा है ना, ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर्स, तो उसका नाम नया कार्ड का नाम रख दिया OCIH, OICH। ओ का मतलब क्या? ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर, वही चीज है। समझ बात है। समुद्र पार भारतीय कार्ड धारक, जो नया कार्ड बनाया पीआईओ को, और जो हमारे पास ओसीआई था, दोनों क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, विलय कर दिया दोनों का, ये बनाया हमारे पास OICH कार्ड। इसके अंदर कुछ प्रावधान करेगा, ये भी देख लो। इसके अंदर कुछ प्रावधान करेगा, ये भी देख लो क्या करा गया। 9 जनवरी 2015 को भारत में एक सप्ताह के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। एक सप्ताह के लिए, मतलब 9 जनवरी को, जब भी जनवरी, सही बात है, पहले एक दिन के लिए था। अब एक सप्ताह के लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मना के एक सप्ताह तक वहाँ के लोगों को, जो प्रवासी भारतीय, उन्हें आकर्षित करने के लिए हम लोग देखो हम तुम्हारे लिए फेस्टिवल बना रहे हैं, त्योहार बना रहे हैं, अब तो आ जाओ। पता क्या कहते हैं? नहीं आते, टैक्स में छूट दो। सही बात है। टैक्स ही इतना महंगा, क्योंकि जब टैक्स ही इतना महंगा होगा और ब्याज दर ही इतनी महंगी, तो इन्वेस्टर कैसा आगा? यही तो बात मैं वहाँ इकोनॉमिक्स में बता रहा था। इन्वेस्टर आने के लिए क्या जरूरी? क्या? टैक्स में छूट दे दो, और दूसरा क्या है? ब्याज दरें कम कर दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तीसरी चीज पता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारो, अवसंरचना सुधारो, रोड सुधारो, पुल सुधारो। इन्वेस्टर जाएगा वहाँ, कहाँ से? बिहार में खाली भूमि पड़ी हुई, वहाँ जाएगा, और वहाँ तक जाएगा, कहाँ तक बैठेगा? दिल्ली एयरपोर्ट तक। दिल्ली एयरपोर्ट तो पहुंच जाएगा ना, रास्ते में 3 बार वो एक तो दस्त की दवाई लेकर बैठेगा, सही बात है, और दूसरे नंबर पर क्या है? वो पेट में दर्द की गोली लेकर बैठेगा, क्योंकि अवसंरचना खराब है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है हमारे यहाँ। मनाया जाता है क्योंकि
9 जनवरी 2015 महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था। ठीक, भारतीय मूल के संदर्भ में भारत द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख करें। सुन लो, भारतीय मूल के संदर्भ में भारत द्वारा किए जाने वाले एफर्ट्स, सरकार, भारत की सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास करें, यह भी बताइए कि यह किन संदर्भ में लाभप्रद हो सकता है। 150 शब्दों में लिखना। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन द्विवार्षिक हो, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान पुरस्कार भी दिया जाए, इसे छोड़ दो इस पर। विवाद किस चीज पे विवाद हुआ था, किस चीज पर डिस्प्यूट अभी तक भी लेगा, किस चीज पे विवाद हुआ था। विवाद देख लो, ये मुद्दा बना रहा, भारतीय नागरिकता संशोधन विधेयक 2016। ये विधेयक था, 19 में जाकर कानून बनाया। ये विधेयक था, 19 में जाकर कानून बनाया। क्या समझ लो, इस विधेयक में क्या क्या लिखा गया था। इस विधेयक के अनुसार सहजीकरण के द्वारा नागरिकता ग्रहण करना शरणार्थियों के लिए आसान कर दिया गया, शरणार्थियों के लिए आसान कर दिया गया। लेकिन पता क्या कहा गया, नागरिकता जो सहजीकरण के द्वारा भाई भारत में आकर बस गया, उससे नागरिकता आराम से मिल जाएगी। लेकिन इसमें ना, इसके अंदर भेदभाव दिखा दिया। अब वो समझेंगे भेदभाव क्यों दिखा दिया इस कानून के अंदर। इस विधेयक के अनुसार 3 देशों, पाकिस्तान वाले होंगे, अफगानिस्तान वाले होंगे और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम, बस इसी शब्द का खेल था सारा, गैर मुस्लिम के 5 समुदाय, हिंदू, जैन, सिख, ईसाई और पारसी लोगों के लिए नागरिकता ग्रहण करना सरल कर दिया गया। केवल इन लोगों की नागरिकता मिलेगी, उनको मुस्लिम रह रहा होगा देश का, उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। तो एक प्रकार का साफ सुन्नमक भेदभाव दिखाई दे रहा है ना। हमारा कानून कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभाव करता हो। तो मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये कानून इस तरह बनाया गया जो व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव करता हो। कुछ इस प्रकार समझो, मान लो आप 4 लड़कियां हो, ठीक है, इसमें से एक लड़की आई भूटान से, ठीक है, या हिंदू धर्म की, या लड़की सगुन नाम है इसका, या मुस्लिम धर्म की होगी, या ईसाई धर्म की होगी, या सिख धर्म की होगी। इन तीनों को नागरिकता मिल जाएगी, से नहीं मिलेगी। चलो तुम भारत में रह रहे, अब बताओ बुरा लगा अच्छा लगा? बुरा लगा। ये कानून यही बात कह रहा था, ये तुम्हें खुद ही बुरा लगा हो, ठीक है, तो भारत के लोगों को बहुत बुरा लगा होगा। इतना बुरा लगा 3-3 साल तक आंदोलन करा भारत के लोगों ने, 2-2 साल 3-3 साल, तब तक इसका जब ये विधेयक लाया गया था। और 2019 में इतना बुरा हाल हो गया था, पूरी दिल्ली में आंदोलन चल रहे थे, जगह जगह आंदोलन थे 2019 में। मोदी सरकार फिर भी चुनाव जीत गई। समझ में, ऐसे धर्म को बढ़ावा देगा फिर भी चुनाव जीतती है। लेकिन गलत तो जो गलत है ना। लेकिन सरकार का पता क्या क्या तर्क था, इसका मतलब सरकार ये चाह रही होगी कि केवल सरकार ये तो बताना चाह रही है कि सरकार ये कहना चाहती है इस विधेयक को लाकर कि कहीं ना कहीं एक ही समुदाय के लोग एक ही समुदाय के लोग आतंकवादी होते हैं, नहीं तो फिर मुस्लिम हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं है, सरकार की मानसिकता गलत है। इसकी कहानी बिल्कुल इसी तरह होगी। इन सरकार की जो मानसिकता और सरकार ने यूज करी कि हम एक व्यक्ति के आधार पर सारे व्यक्तियों को गलत ठहराना स्टार्ट कर दो। समझ की बात है, पूरे समुदाय को गलत ठहराना सुना। उसके बाद नागरिकता ग्रहण करना सरल कर दिया गया, अर्थात इनको नागरिकता देने की बात कही गई, नागरिकता मिल जाएगी, परंतु मुस्लिमों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया। गलत बात। लोकसभा राज्यसभा में भारी विरोध के कारण विधेयक स्थगित कर दिया गया। उस टाइम पे वही कोलैप्स कर दिया। लोकसभा में हंगामा मचा, राज्यसभा में हंगामा मचा, रोड पर भी हंगामा मचा, बाहर निकलेगा वहीं गिर गया। 2019 में ले गया, 2019 में इनके पास पूर्ण बहुमत था ही। सही बात है, तमीज से होश में। अच्छा देखो क्या करा इन्होंने, क्या बीमारी करी इन्होंने। इसका नाम रखा है CAA, चर्चाओं में बहुत उस टाइम में बहुत चर्चा होता है 2019 में। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के तहत नागरिकता संबंधित निम्नलिखित प्रावधान करेंगे। कोर्ट ने फिर मैंने भी लगाया था, ठीक। इसमें क्या करा गया था, इसके तहत सहजीकरण के द्वारा नागरिकता ग्रहण करना आसान कर दिया गया। जो ऊपर था वही, यदि कोई शरणार्थी किसे कहते हैं, माइग्रेट हो, सही बात है, माइग्रेट वर्कर्स हो जाते थे जो बाहर से आया हुआ शरणार्थी। पिछले रिफ्यूजीज, जानते हो रिफ्यूजीज, मूवीज भी है, कभी जाकर देखना, उसकी वह करीना कपूर की। भारत में नियमित तथा अनियमित तरीके से रह रहा हो, 6 साल से नियमित तरीके से अनियमित तरीके से रह रहा हो, अच्छा 1 वर्ष से के पश्चात उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, जो कि पहले 11+1 वर्ष हुआ करती थी। उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी 1 वर्ष से। तब भारत में 6 वर्षों से रह रहा है कोई व्यक्ति, भारत के अंदर 6 वर्षों से रह रहा है, 6 वर्षों तक रह रहा है, उसे 1 वर्ष बाद नागरिकता मिल जाएगी। अब ये कर देगा, पहले 11 सालों तक रह रहा है तब नागरिकता मिलेगी। ये लड़की आई थी भारत के, ये लड़की आई भारत के अंदर भूटान से, ये हिंदू धर्म की, तो वही बात है, ठीक। ये कट्टर हिंदू है, इसे आराम से नागरिकता मिल जाएगी। पता कब मिल जाएगी यार, अब इसे 11 साल रहने की जरूरत नहीं है, 6 साल लगेगी, 7वें साल में जाए नागरिकता। या मुस्लिम धर्म की ना, ये भी भूटान से ही आई, लेकिन इसे नागरिकता नहीं मिलेगी क्योंकि मुस्लिम धर्म की है। सही बात है। लेकिन कुछ ही देश ऐसे, सभी देश की बात नहीं, कुछ ही देश, अभी समझ लो जाओ,
कौन कौन से देश थे इस अधिनियम के अनुसार? बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो पड़ोसी देश हमारे, पाकिस्तान हुआ, आने वाले हिंदू समुदाय के हिंदू, जैन, इन नागरिकता मिल जाएगी, सिख, पारसी, ईसाई। भारत में नागरिकता के लिए नागरिकता ग्रहण करना सरल बना दिया। अच्छा हाँ, लेकिन मुस्लिमों, यही मामला गड़बड़ होगा, नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, इन्हें वंचित कर दिया गया। चाहे तुम इन देश के भी, बांग्लादेश के रहने वाले तुम मुस्लिम हो, अच्छा फिर नहीं नागरिकता। अफगानिस्तान के रहने वाले हिंदू हो, नागरिकता मिल जाएगी। पाकिस्तान के हो, हिंदू हो, नागरिकता मिल जाएगी। हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको नागरिकता मिल जाएगी, मुस्लिमों को नागरिकता नहीं मिल जाएगी। ये तो साफ साफ भेदभाव दिखाई दे रहा है, धर्म के आधार पर भेदभाव करता दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये कानून जो बनाया गया कि धर्म के आधार पर भेदभाव करता दिखाई दे रहा है। और जब हमारे पास संविधान बनाया गया था ना, संविधान के अंदर राज्य को यानी स्टेट को साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, दिशा निर्देश दिए गए थे, आप कभी भी जाति धर्म के आधार पर, जाति धर्म लिंग वंश के आधार पर कभी भी राज्य कभी भी भेदभाव नहीं करेगा। और ये क्या कर रहा है? राज्य ऐसा कानून बना रहा है, स्टेट बदतमीजी है, फालतू क्या? तुम सपोर्ट करोगे, क्या करोगे सर? दोनों चीज बताओगे तुम, इसका पक्ष पॉजिटिव साइड भी बताओगे और नेगेटिव साइड भी बताओगे तुम इसका। सही बात है, सरकार पॉजिटिव साइड इसलिए रहेगी ताकि देश की सीमाओं की सुरक्षा करी जा सके। फिर तुम बताओगे यो ना कहीं भेदभाव करता है, जो सही है, जो गलत है बताना पड़ेगा तुम। आलोचनात्मक मूल्यांकन करोगे तुम इसका, क्रिटिकली एनालिसिस करोगे, आलोचनात्मक विश्लेषण जिसे कहते हैं। परिणाम स्वरूप देश के भारी भरकम विरोध हुआ, तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम पर रोक लगा दी। पेंडिंग है मामला, आ गया होगा, अभी आया नहीं है, अभी आया नहीं इस पर। 31 अक्टूबर 2014 को उससे पूर्व भारत के बिना भी दस्तावेज की नागरिकता छोड़ दो। छठी अनुसूची से शामिल पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। क्या लिखा हुआ? यह छठी अनुसूची में शामिल पूर्वोत्तर जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। छठी अनुसूची में देख लो कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य, वो ATM बताया था मैंने तुम्हें, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जिसे कहते हैं। वहाँ ये कानून वहाँ नहीं लागू होने का बिल्कुल भी, याद रखना बात है। ये बात यह टेस्ट में पूछ ली होगी, ना लिखी भी, टेस्ट में नहीं हो तो ऐसे भी होगी। इस सवालों को जो बनते हैं PCS से बनते हैं जो सवाल, जब एक बार बच्चे के पास समझ डेवलप हो जाना किसी टॉपिक के प्रति, तो लिखने के लिए भी कैपेबल हो जाओ। ठीक है, लिखने की प्रक्रिया एक दिन में डेवलप होती है। ध्यान से सुनो। नागरिकता शब्द को परिभाषित कीजिए, मुझे लगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नागरिकता शब्द क्या है? नागरिकता समाप्ति के प्रमुख प्रावधानों को बताइए। नागरिकता समाप्त कैसे होगी? 5 लाइन लिखनी इसके ऊपर। ठीक, वहाँ मैंने बताया कि नागरिकता वंचित करने के लिए सारा डायग्राम से समझाया। नागरिकता अधिनियम 1955 बताया गया। दोबारा नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। जो नागरिकता अधिनियम 1955 था उस पर 125 वर्ड लिखने, एक पेज और थोड़ा सा और लिख दो। भारतीय नागरिकता के संवैधानिक प्रावधानों को बताइए। भारतीय नागरिकता के अंदर संवैधानिक प्रावधानों को बताना जो संविधान के अंदर डाल रखे जाएगा। अनिवासी भारतीय तथा समुद्री पार भारतीय की तुलना कीजिए। अनिवासी भारतीय क्या हो और समुद्री पार भारतीय क्या, दोनों में अंतर क्या हो। छठा, नागरिकता अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए 250 शब्दों का, क्योंकि सारी चर्चाओं में बताया। समझ की बात है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ये हमारे पास मौलिक अधिकार आ गए। मौलिक अधिकार हम कल पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे देना चाहता हूँ। इंस्ट्रक्शन क्या समझ लो भाई? करना क्या है पढ़ाई के लिए, अभी तुम्हारे लिए क्या चीज़ जरूरी हो। ठीक, अपना जो आगे का टाइम टेबल है कैसे सुधारोगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टाइम टेबल पर, और अच्छी तरह बना लेना, बहुत तमीज से बना लेना, दिल ठोक बना लेना टाइम टेबल जो मैं समझाने जा रहा हूँ। तो इसे उठा देना।